ओके दोस्तों, तो ऑडेबल, विजिबल, क्लियर। हाँ सर, क्लियरली दिख रहे हो। तुम लोग भी दिख जाओ, कैमरा ऑन कर लो सबके सब। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज है अपना पहला क्लास डीटी का, और आज अपने करने वाले हैं डीटी को स्टार्ट, शुभारंभ करने जा रहे हैं डीटी का। तो चलो पहले कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं, फिर कुछ बेसिक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद स्ट्रेट अवे बढ़ते हैं अपना चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ, बिकॉज वही है अपना सबसे पहला चैप्टर। तो आ जाओ यहाँ पे, स्टार्ट करते हैं। सबके सब हाथ क्यों उठा रहे हो? हाथ अभी नहीं उठाना है, जब डाउट आएगा तब उठाना है। हाथ नीचे कर लो। चलो चलो चलो। हाँ, आ जाओ। ऑडेबल विजिबल है ना सबको? हाँ सर, ऑडेबल है, विजिबल है, क्लियर है, दिख रहा है सब। ओके। तो देखो, आईडीटी वालों, वही आप लोग के लिए सेम रिपीटेशन है। जो नए वाले डीटी वाले बच्चे वो सुन लीजिए क्या है इसमें। आपके पास सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल है। बहुत लोगों को बुक डिलीवर हो चुका होगा, ऑलमोस्ट 80% को हो गया होगा, 20% लोगों को नहीं हुआ, उनको मंडे तक हो जाएगा। डोंट वरी, पीडीएफ मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया चैरिटेबल ट्रस्ट का, तो आज के क्लास अपने इजीली कर सकते हैं। अपने पास बेस्ट स्टडी मटेरियल है फॉर स्कोरिंग एग्जामिशन, अपने इजीली एग्जामिशन स्कोर कर सकते हैं यही वाले स्टडी मटेरियल से। सर क्या बात करें, आप डीटी का इतना पतला स्टडी मटेरियल है, इससे हो जाएगा? बिल्कुल इससे हो जाएगा। आप कोई भी स्टडी, आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल उठा लो, आप कोई भी पॉइंट देख लो, वो हर एक पॉइंट इस मटेरियल में कवर है। या तो आपको कॉन्सेप्ट बुक में वो पॉइंट मिल जाएगा, और या तो फिर आपको कंपाइलर में वो पॉइंट मिल जाएगा, बट वो पॉइंट दोनों में से कहीं ना कहीं कवर है। मटेरियल बहुत ज्यादा स्पेशियस है, अगर आप देखोगे तो बहुत जगह ब्लैंक स्पेसेस आपको दिखेंगे, ऊपर नीचे इधर उधर, और बहुत सारी जगह छोड़ा हुआ भी है ब्लैंक। वो इसलिए छोड़ा हुआ है ताकि आप मैक्सिमम नोट्स को उसी बुक में लिख लो। मतलब एग्जाम के एक दिन पहले सिर्फ एक ही बुक पढ़ना है, 3-4 बुक अपने को नहीं पढ़ना, उसी एक बुक से अपना काम हो जाएगा। बुक को आप इजीली 1.5 डेज में रिवाइज कर पाओगे। डीटी का सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है, स्पेशली जो फर्स्ट टाइमर है वो ध्यान से सुनो। डीटी का जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ये होता है कि अपने ना उसको 1.5 डेज में कवर ही नहीं कर पाते। 1.5 डेज में अपने उसको देख ही नहीं पाते हैं। आप 20 से 30% से ज्यादा डीटी रिवाइज ही नहीं कर पाओगे। बट सिंस आप हमारे यहाँ क्लास लियो, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, आप इजीली 1.5 डे में कम से कम एक बार तो अच्छे से रिवाइज कर लोगे, एंड थोड़ा टाइम बचा के आप 0.5 बार भी रिवाइज कर सकते हो। तो इसके लिए एकदम बेफिक्र रहना। फिर बात करते हैं कंपाइलर। कंपाइलर में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सब कवर है। अननेसेसरी क्वेश्चन उसमें नहीं फेड अप है कि बस भर दिया अंदर, डालते चले गए, नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें, जितने आपको बनाने चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। सारे क्वेश्चन हम लोग क्लास में करेंगे, या तो होमवर्क या तो क्लास वर्क के फॉर्म में। तो होमवर्क करना इज वेरी मच मैंडेटरी, वो आपको करके ही आना पड़ेगा क्लास स्टार्ट होने से पहले। एमसीक्यू वगैरह भी अपने क्लास में ही कवर कर लेंगे। आप कंपाइलर में देखोगे, कंपाइलर के एंड में एमसीक्यू दिया हुआ है, अपने वही वाले एमसीक्यू कवर करेंगे। वो कौन सा एमसीक्यू है? वो एमसीक्यू आईसीआई के एमसीक्यू है। सर हमको डीटी कुछ भी नहीं आता है, फिर भी हम पढ़ सकते हैं क्या इस क्लास में? बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हो। एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे तुमको कुछ भी नहीं आता है, बट जैसे ही क्लास खत्म होगा तुमको सब कुछ आने लगेगा। तो फर्स्ट टाइमर के लिए भी ये उतना ही इफेक्टिव है। बात करें अमेंडमेंट की, तो सारे अमेंडमेंट कवर्ड है इसमें, बट 10% शायद एक्स्ट्रा अमेंडमेंट आएगा, 5 से 10% आरटीपी में। तो वो जब आरटीपी आएगी तब उसको अपने कवर कर लेंगे। यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा, उसमें क्लास चल रहा होगा तो क्लास के दौरान ही उसको कवर कर लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना, बिकॉज अपना सारा कम्युनिकेशन टेलीग्राम ग्रुप से होगा। कौन सा टेलीग्राम ग्रुप? चार्टर्ड एस्पिरेंट्स? नहीं, चार्टर्ड एस्पिरेंट्स वाला नहीं बोल रहा हूँ। क्लास का टेलीग्राम ग्रुप है, जिन लोगों ने क्लास ले रखी है उन सबको वो लिंक गया होगा ग्रुप का, तो ग्रुप ज्वाइन कर लेना, बिकॉज ग्रुप में ही मैक्सिमम चीजें हम लोग शेयर करते हैं। एलएमएस भी अपने वहीं शेयर करेंगे। एलएमएस क्या होता है बताता हूँ। रिकॉर्डिंग जो है वो अपना खुद का जो ऐप है उसमें आ जाएगा। लैपटॉप वाला ऑपरेटिव हो चुका है, लैपटॉप वाला आपको 2 दिन के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। ऐप वाले के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट तब तक आप लैपटॉप में व्यू कर लेना रिकॉर्डिंग को, कैसे करना है क्या करना है, वो वीडियो और मेल के थ्रू मैं समझा दूंगा, उसके लिए बेफिक्र रहना। जो लोग लाइव क्लास कर रहे हैं उनको लाइव क्लास भी मिलेगा, और 1.5 रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, मतलब आपको दोनों चीजें अवेलेबल होंगी। और जिन्होंने रिकॉर्डिंग ली है उनको भी लाइव में आने का ऑप्शन मिलेगा, तो वो चाहे तो लाइव भी अटेंड कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग जैसे मन जो मन वैसे करो, बस पढ़ाई करो। अपने टोटल 4 पिलर है अपने प्रिपरेशन के। सबसे पहला जो अपना पिलर है वो है कॉन्सेप्ट बुक। कॉन्सेप्ट बुक नाम से ही पता चल रहा है कि कॉन्सेप्ट्स है इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं। कंपाइलर, कंपाइलर मतलब हो गया क्वेश्चन बैंक। इसमें सारे क्वेश्चन एंड आंसर है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसको अपने को करना है। कैसे करेंगे? कॉन्सेप्ट बुक के साथ साथ करेंगे, मतलब ये दोनों हैंड इन हैंड चलेंगे। हाँ जी, ये दोनों हैंड इन हैंड चलेंगे। तीसरा अपना पिलर है वो है एलएमएस और नोटबुक। एक नोटबुक आपको मेंटेन करनी है, अभी बताता हूं कैसे। एलएमएस क्या होता है? ये जो सारी चीजें इसको एलएमएस बोलते हैं, ये जो मैं इसमें लिख रहा हूं।
ये है अपना तीसरा पिलर। आपको इसको भी अपने साथ लेके चलना पड़ेगा, मतलब सिर्फ कॉन्सेप्ट बुक पर रिलाई नहीं कर सकते, कॉन्सेप्ट बुक प्लस कंपाइलर प्लस एलएमएस, और इसके साथ ही साथ अपना तड़का लगेगा चार्ट एंड समरी से। चार्ट्स कैसे, चार्ट्स में बनाते चलूंगा, आपको उसको नोट डाउन करना है। आपको दो नोटबुक मेंटेन करनी है। पहली आपकी जो नोटबुक होगी वो कंपाइलर से रिलेटेड होगी, यानी अपने उसमें क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करेंगे, तो वो आप लिख लिख के उसमें सॉल्व करोगे। दूसरा आपको नोटबुक मेंटेन करना है चार्ट और एलएमएस के लिए। एलएमएस पे जो भी नोट्स आएंगे, कुछ समरी आएगी या कोई चार्ट बनाऊंगा या कुछ एग्जांपल्स होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, मैं बता दूंगा कैसे क्या है, तो आपको उसको उस नोटबुक में लिखना है। आपको दो नोटबुक को मर्ज नहीं करना है, क्वेश्चन आंसर वाला अलग होगा, एलएमएस वाला अलग होगा, बिकॉज इस एलएमएस और कॉन्सेप्ट बुक को अपने को यूज करना है 1.5 डेज पे, तो ये दोनों अलग होगा तो बेटर रहेगा, नहीं तो बीच बीच में क्वेश्चन आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी रिवीजन करने में, अननेसेसरी मोटा हो जाएगा बुक, तो मोटा नहीं। ये तो बात हो गई मेरी तरफ की। अब बात आपकी तरफ की। कुछ प्री रिक्विजिट्स है जो आपको रखने पड़ेंगे। सबसे पहला है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन कैसे करोगे, चैट ओपन है, आपको चैट दिख रहा होगा, अगर आप लैपटॉप से कर रहे हो तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो वहां से आप चैट के थ्रू हमसे कनेक्ट कर लोगे, क्वेश्चन पूछूंगा आंसर देना, यस नो या जो भी होगा अपना न्यूमेरिकल्स वो वाला। दूसरा है सेल्फ स्टडी। भाई सेल्फ स्टडी तो करना पड़ेगा। अगर तुमको लग रहा है तुम क्लास में आ गए हो और बढ़िया से तुम्हारा हो जाएगा, सेल्फ स्टडी इज मैंडेटरी। विदाउट सेल्फ स्टडी वो चीज वर्क ही नहीं करेगी, तो सेल्फ स्टडी तो तुमको करना ही पड़ेगा, इंक्लूडिंग होमवर्क। जो भी होमवर्क दूंगा वो भी तुमको कंप्लीट करके आना है, सेल्फ स्टडी करने, होमवर्क करना है। और कंसिस्टेंसी तो तुमको मेंटेन करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट तुमको रहना पड़ेगा। अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, जैसे कि एक क्लास किया फिर एक नहीं किया फिर तीसरा किया, नहीं ऐसे नहीं, कंटिन्यू एक क्लास किया फिर दूसरा फिर तीसरा, इस तरह करके अपने को कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा। नवंबर में डीटी के पहले 2.5 डेज है, तो 2.5 डेज है तो अपने इजीली 3 बार रिवाइज कर सकते हैं डीटी को। इस चीज के लिए आप एकदम कॉन्फिडेंट रहना, बस साथ साथ बने रहना। इनिशियली एक दो दिन शायद थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, बिकॉज इस तरह पढ़ने का आदत अपना छूट चुका है। इस तरह अपने कब पढ़े होंगे, लास्ट क्लास 11-12 में पढ़े होंगे। उसके बाद से क्या अपने सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, सब कुछ सेल्फ करने लगे और सेल्फ के चक्कर में अपने ठीक से कुछ नहीं कर पा रहे थे। इस तरह वाला जो आदत है ये तुमको लगने में एक दो दिन लगेगा, उसके बाद फिर तुम अकस्टम्ड हो जाओगे और फिर तुमको इसी में ही प्रॉपरली प्रिपरेशन करना अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, तो ये सारी बात रही बेसिक। किसी को कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? स्टार्ट करें फिर अपना आज डीटी। रेडी हो सब? ओके, तो जो जो कैमरा ऑन कर सकते हैं कैमरा ऑन कर लो। मेरे को बहुत कम लोग स्क्रीन पे दिख रहे हो, कैमरा क्यों ऑफ करके बैठे हो? आ जाओ, घबराना नहीं है। ठीक है। सब आ गए हैं मीटिंग में। चलिए, हाउ लॉन्ग दिस क्लासेस विल टेक, ये आपका 15 to 20 अगस्त तक खत्म हो जाएगा और एक क्लास अपना 2 आवर्स करीब होता है, तो अकॉर्डिंगली आप देख लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ चीजें क्लियर कर लेते हैं, ये बेसिक है इनकम टैक्स का। जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी आ जाओ, सब समझेगा, बस शांति से बने रहना। एंड जब बोलूं तब क्वेश्चन पूछना, जब बोलूं तब रिप्लाई करना। ठीक है, सबसे पहली बात आप ये समझो कि 2 ईयर होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल ईयर, एक होता है असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल ईयर में हम ना इनकम को अर्न करते हैं, यानी इनकम कमाते हैं, अर्न करते हैं। एक होता है असेसमेंट ईयर, जब अपना फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है उसके बाद जो ईयर चालू होता है उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। उस ईयर में हम इनकम पे टैक्स लगाते हैं और इनकम को एसेस किया जाता है। एसेस कैसे होता है, असेसमेंट प्रोसीजर बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें अच्छे से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। एसेस मतलब एक तरह समझ लो कि कैलकुलेशन करता है डिपार्टमेंट, देखता है कि तुमने जो इनकम बताई है वो जेन्युइन है, तुमने जो टैक्स कैलकुलेट किया है वो प्रॉपर है, तो ये एसेस करता है वो। और फिर जो भी इनकम होती है उस पर टैक्स का पेमेंट तुमको करना पड़ता है, और ये अपने कब करते हैं, असेसमेंट ईयर में। कैसे करते हैं, जब रिटर्न लगाते हैं तब पेमेंट करते हैं जनरली। ठीक है, जैसे अभी जुलाई चल रहा है तो 31 जुलाई एक डेट होता है रिटर्न का, कुछ लोगों के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए इनफैक्ट, तो उसमें वो टैक्स का पेमेंट करते हैं और रिटर्न लगाते हैं। वो रिटर्न चैप्टर में समझते हैं, अभी से बेसिक पार्ट है। तो फाइनेंशियल ईयर हो गया जिसमें अपने इनकम अर्न कर रहे हैं, असेसमेंट ईयर हो गया जिसमें इनकम टैक्स और एसेस हो रही है। अब जो बताने जा रहा हूं बहुत 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 ध्यान से सुनना। अपने जो भी अभी पढ़ेंगे फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर, ये अपने
एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। नेटवर्क स्लो है, नेटवर्क स्लो नहीं है, तुम्हारे यहाँ कुछ इशू होगा, नेटवर्क तो ठीक है। चलो, फाइनेंस एक्ट 2022 अपने पढ़ने वाले हैं, अपने क्या पढ़ने वाले? फाइनेंस एक्ट 2022 अपने लिए एप्लीकेबल है। अपना फाइनेंशियल ईयर है 2022 से लेके 2023, यानी 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023। ये लिख लेना बुक के फर्स्ट पेज में, नोटबुक के, बुक के, जहां भी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है एग्जाम से पहले। ध्यान रखिएगा कि अपना जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 2022 से 2023, यानी 1/4/2022 से 31/3/2023। अपने को जो भी ट्रांजैक्शन मिलेंगे एग्जाम में, वो अगर इस डेट के बीच में है तो समझ लेना वो करंट फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो अपने को अभी प्रैक्टिकली नहीं सोचना, अपने को एकेडमिकली सोचना है। एकेडमिकली अपना फाइनेंशियल ईयर है 2022 से लेके 2023, 1/4/2022 से 31/3/2023। ये अपने लिए करंट ईयर है, याद रखना, ठीक है। जो भी चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, ये अपने लिए करंट नहीं है एग्जाम के लिए, अपने लिए एक साल पहले पीछे वाला, यानी 2022 से 2023। अब जैसे मैंने बोला था कि इस ईयर अपने सिर्फ इनकम को अर्न करते हैं, दबा के पैसा कमाते हैं, उसके बाद अपने नेक्स्ट ईयर में उसका पेमेंट करते हैं और अपनी इनकम एसेस होती है। उस नेक्स्ट ईयर को बोलते हैं असेसमेंट ईयर। और अपने एग्जाम के लिए जो असेसमेंट ईयर रेलिवेंट है वो है 1/4/2023, यानी 1 अप्रैल 2023 से लेके 31/3/2024 अपने लिए असेसमेंट ईयर है। 1/4/2023 टू 31/3/2024, यानी अपना फाइनेंशियल ईयर हुआ 2022-2023, असेसमेंट ईयर 2023-2024। क्लियर है सबको ये वाला पॉइंट? इसमें किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। मेंटली अपने आप को फिट कर लो, स्टेबल कर लो कि अपने लिए अब करंट ईयर 2022-2023 है, ठीक है। इस चीज को फिक्स कर लेना, वरना बाद में दिक्कत आती है। तो हमने देखा फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर देखा, हमने देखा अपने लिए क्या रेलिवेंट है, अपने ये चीज को भी हमने देखा। अब थोड़ी लॉ की बात कर लेते हैं। ये सेम वही है जो अपने आईडीटी में किए थे। देखो, दो प्रकार के लॉ होते हैं, एक सेंटर लॉ होता है, एक स्टेट लॉ होता है। सेंटर लॉ बनता है पार्लियामेंट में, स्टेट लॉ बनता है स्टेट असेंबली में। पार्लियामेंट में जो लॉ बनता है वो आता है लिस्ट 1 में, स्टेट असेंबली में जो लॉ बनता है वो आता है लिस्ट 2 में। जब पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली दोनों मिल के लॉ बनाते हैं तो वो आता है लिस्ट 3 में। बट इसमें याद रखना, ऑलवेज कौन प्रिवेल करता है? सेंट्रल। बट अगर पार्लियामेंट ने बोला कि स्टेट प्रिवेल कर सकता है तो स्टेट प्रिवेल कर सकता है, बट जनरली सेंट्रल ही प्रिवेल करेगा इसके ऊपर। आर्टिकल 246 में लिखा है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर मतलब होता है कि लिस्ट 1 में किसके ऊपर लॉ बन सकता है, लिस्ट 3 में किसके ऊपर लॉ बन सकता है, लिस्ट 2 में किसके ऊपर लॉ बन सकता है। ये लिखा आर्टिकल 246 में। तो देखो, दो प्रकार के लॉ होते हैं, एक होता है सेंटर, एक होता है स्टेट। सेंटर बनता है पार्लियामेंट में, स्टेट लॉ बनता है स्टेट असेंबली में। सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ नहीं बनाती है, ठीक है। पार्लियामेंट लॉ बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एग्जीक्यूट करती है। लॉ का बहुत बेसिक फंडा है, ठीक है। अब लिस्ट 1 में पार्लियामेंट लॉ बनाती है, दैट इज रिलेटेड टू सेंट्रल, यानी सेंट्रल से रिलेटेड, जिसपे सेंटर के पास पावर है टैक्स कलेक्ट करने का। सिंस अपने टैक्स पढ़ रहे तो अपने टैक्स के बेसिस पे बात करते हैं। सेंटर के पास पावर है टैक्स कलेक्ट करने का। स्टेट असेंबली लॉ बनाती है लिस्ट 2 में, जिसमें स्टेट असेंबली के पास पावर, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है टैक्स कलेक्ट करने का। अब एग्जांपल देते हैं। यहां पे जैसे अपना कवर होता है इनकम टैक्स एक्ट, बिकॉज इनकम टैक्स कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है इनकम टैक्स एक्ट। तो वो आ जाता है लिस्ट 1 में। यहां पे कवर होता है, समझ लो, वैट। अब वैट आता है लिस्ट 2 में, और उसमें स्टेट गवर्नमेंट जो होता है वो टैक्स लेता है, ठीक है। ये सब्जेक्ट मैटर सारे कहां लिखे हुए? आर्टिकल 246 में सारे सब्जेक्ट मैटर लिखे कि कौन किस पे लॉ बनाएगा। बेसिक फंडा। दूसरी चीज, सर इनकम टैक्स कहां कवर होता है? तो हमने क्या बोला, इनकम टैक्स कवर होता है लिस्ट 1 में, इसका एंट्री नंबर है 82। और जल्दी से बता दो, इस पे लॉ कौन बनाएगा? अगर यहां नहीं लिखा होता तो लिस्ट 1 है तो लॉ कौन बनाएगा?
जल्दी 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 जल्दी, कमेंट 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 कमेंट। हाँ चलो कैमरा ऑन करो, लिप्स हिलाओ, मैं देख लूंगा। हाँ पार्लियामेंट, शाबाश। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ नहीं बनाती है, पार्लियामेंट लॉ बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जीक्यूट करता है उसको। तो याद रखना पार्लियामेंट, वेरी गुड, क्या बात है, शाबाश। अब जो अपने इनकम टैक्स पूरा पढ़ेंगे अपने सिलेबस में, जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला जो बेसिक है वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961। 95% टाइम अपने जो भी सेक्शन पढ़ रहे होंगे वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का होगा, ठीक है। कहीं चेंज होगा तो बताऊंगा। दूसरी चीज होती है रूल्स, जो किसी भी एक्ट अपने हिसाब से तो नहीं चल सकता ना, कुछ रूल्स वगैरह भी चाहिए। तो इनकम टैक्स रूल 1962, अब 1962 लिखा, इसका मतलब नहीं पुराने रूल्स है, इसमें अमेंडमेंट होता रहता है, चेंजेस होते रहते हैं, तो ये तब से चल रहा है बट है अपडेटेड, ठीक है। तो इनकम टैक्स रूल 1962। दूसरा है फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस एक्ट। एंड चौथा है अपने लिए सर्कुलर, नोटिफिकेशन और जजमेंट। किसका जजमेंट? हाई कोर्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, या कोई भी जजमेंट है रिलेटेड टू एनी ट्राइब्यूनल, तो वो सारी चीजें यहाँ पे कवर होती है। तो जो इनकम टैक्स होता है वो कभी भी अकेले नहीं जाएगा आपका डीटी का पेपर, उसके साथ आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 आना चाहिए, इनकम टैक्स रूल 1962 आना चाहिए, फाइनेंस एक्ट आना चाहिए, सर्कुलर, नोटिफिकेशन, जजमेंट आना चाहिए। क्या ये सारी चीजें बुक में कवर है? हाँ जी, ये सारी चीजें इंडिविजुअली बुक पे कवर है एज पर द चैप्टर, जहां जो चैप्टर की नीड है, जहां जो चीज जरूरी है वो वहीं पे कवर है। तो आपको क्या पढ़ना है? आपको तो सिर्फ कॉन्सेप्ट बुक और कंपाइलर पढ़ना है और साथ में एलएमएस बनाते चलना है। तो ये था पूरा बेसिक एक इनकम टैक्स का ओवरव्यू। तो इसमें किसी को कोई डाउट है? एक बार रीडिंग करना है तो लो, रीड कर लो, दिखेगा तो नहीं लेकिन कर लो रीड। जो लोग फोन में यूज कर रहे हैं ना, वो क्या कर सकते हैं कि अपने फोन को लैंडस्केप मोड में कर लो, ठीक है। फिर डबल टैप करो तो फुल स्क्रीन हो जाएगा, और ऑटो रोटेशन को ऑफ कर देना तो तुमको सब कुछ फुल स्क्रीन पे दिखने लगेगा, ठीक है। फोन वाले ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं लिंक से ग्रुप में? ठीक है, आगे बढ़े। डाउट 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 डाउट, एक बार टाइप कर सकते हो डाउट तो टाइप कर लो, लिंक कॉपी पेस्ट कर लो, या अपना मीट खोलो ना, मीट पे सब कुछ मिल जाएगा। जैसे ही तुम अपना मीट खोलोगे ऑलरेडी उसमें तुम्हारे कैलेंडर में सब कुछ ऐड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, डाउट लेते हैं एक बार एंड ऑफ द सेशन में। अब चलते हैं स्ट्रेट अवे। पीडीएफ फाइल कहाँ पे? पीडीएफ फाइल तो तुमको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लो पीडीएफ फाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं अब अपने चैप्टर की तरफ, और अपना पहला चैप्टर है चैरिटेबल ट्रस्ट। सर चैरिटेबल ट्रस्ट स्टार्ट कर रहे, डीटी में बेसिक नहीं पढ़ा रहे, कुछ नहीं पढ़ा रहे, स्ट्रेट अवे यहाँ पे आ गया। हाँ जी यहीं पे आ गया, तुमको समझ में आएगा, घबराओ मत, मेरे साथ बने रहो, ठीक है। देखो पहले क्या हुआ करता था उसके बारे में बताते। चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट जो हुआ करते थे ना, वो छापते थे अंधा पैसा, अंधा पैसा आता था उनके पास, और जो उनके पास पैसा आता था ना वो 100% एग्जेम्प्ट होता था। अब ट्रस्ट मतलब क्या होता है? भरोसा नहीं, भरोसा नहीं, संस्था, संस्था हो गई या एक स्टैब्लिशमेंट हो गया, उसको बोलते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट या रिलीजियस ट्रस्ट। रिलीजियस ट्रस्ट मतलब क्या हो गया? टेम्पल, मॉस्क हो गया, गुरुद्वारा हो गया, जितने भी रिलीजियस प्लेसेस है वो सारे हो गया। तो चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट जो हुआ करते थे ना, उनके पास अंधा पैसा हुआ करता था, ठीक है। क्योंकि उनकी इनकम होती थी वैसे भी एग्जेम्प्ट, टैक्स उनको देना नहीं है, पैसे उनके पास आ ही रहे डोनेशन के फॉर्म में। अगर कोई जाता है मंदिर तो 10-20 रुपया तो वैसे भी चढ़ा के आता है, 20-20 रुपए चढ़ा के सोचो कितने रुपए हो जाते होंगे, तो जितने रुपए हो गए तो वो पैसे पे टैक्स ही नहीं लग रहा था। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? यहां पे हुआ एंट्री ब्लैक मनी की, काले पैसे की, ठीक है। ब्लैक मनी एंटर हुआ यहाँ पे। अब सिंस कोई अकाउंटिंग नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, यहां पे ब्लैक मनी एंटर हुआ और यहां से वो टाइड के साथ धुल के व्हाइट बन के बाहर आ गया। तो ब्लैक मनी का इनफ्लो हो गया, ब्लैक व्हाइट में कन्वर्ट होने लगा, क्योंकि कोई रेगुलेशन नहीं था, कोई रूल्स नहीं था, 100% एग्जेम्पशन मिल रहे थे। अब डोनेशन में तुम कहां से ट्रेस करोगे किसका डोनेशन है, क्या डोनेशन है, अनटिल अनलेस कोई लॉ में कुछ लिखा ही नहीं था। तो गवर्नमेंट को यह बात समझ में आई कि चैरिटेबल ट्रस्ट तो देखो डोनेशन ले रहा है,
पैसे ले रहा है, अंधा पैसा है इनके पास, पर ये टैक्स तो नहीं दे रहे। और इस, चलो टैक्स नहीं दे रहे तो पर्पस है इनका, रिलीजियस पर्पस है, चलो इसलिए टैक्स नहीं दे रहे, बट ये ब्लैक व्हाइट हो रहा है, इसको करप्ट करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने लॉ में अमेंडमेंट किया, छोटा सा पॉइंट डाला था, बोला चैरिटेबल ट्रस्ट तुमको अंधा पैसा मिल रहा है, रिलीजियस ट्रस्ट तुमको बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं, ढेर सारे पैसे तुमको मिल रहे हैं, ये मेरा गड्डी नहीं है, गूगल से उठाया हुआ है। अब तुमको हम 100% एग्जेम्प्ट कर देंगे, इनकम 100% एग्जेम्प्ट कर देंगे, बस तुमको एक काम करना है, तुमको जितने रुपए मिले ना, तुमको उसको सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज करना है। किसके लिए यूज करना है? रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। तुमको जितना रुपया मिला रखो, हमको टैक्स नहीं चाहिए, लेकिन तुम इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस के लिए करोगे। तो गवर्नमेंट को लगा कि जैसे ही वो चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस बोलेंगे, ब्लैक व्हाइट वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, बिकॉज फिर उनको बताना पड़ेगा कि रिलीजियस में कर रहे हैं कि चैरिटेबल में क्या, किस चीज में क्या, रिलीजियस क्या है, चैरिटेबल क्या है, काफी सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। फिर क्या हुआ, कुछ आए चालाक लोग, चालाक लोग ने ढूंढा लूप होल। वो बोले गवर्नमेंट को, ओहो जितना पैसा आएगा 100% एग्जेम्प्ट है अगर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज करते हैं। करेक्ट, सही बोला? हाँ जी सही है, यही बोला था गवर्नमेंट ने। इन्होंने क्या किया, चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस बोल के इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया बाहर की कंट्री में। इंडिया में इन्वेस्ट ही नहीं करा। मतलब एक मंदिर है या मस्जिद या कुछ भी है, एक रिलीजियस प्लेस है, उसके पास पैसा आया और उसने क्या किया, उसने लंदन में मंदिर मस्जिद वगैरह वो सब बनाना शुरू कर दिया, इंडिया में इन्वेस्ट नहीं किया, और लिख दिया चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस। अब बाहर पैसा जा रहा है चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए, तो उसकी तो कोई अकाउंटिंग नहीं है। अकाउंटिंग कैसे कर सकते हैं बाहर का पैसा का? तो उस समय कोई लॉ नहीं था कि अकाउंटिंग करो, ये करो, ये बहुत पहले की बात बता रहा हूं, ठीक है। तो इस सिनेरियो में क्या हुआ, वही हुआ ब्लैक एंड व्हाइट वाला, बस घूम के होने लगा। कैसे होने लगा? पहले इंडिया के रास्ते हो रहा था, अब वो फॉरेन कंट्री के रास्ते हो रहा है। तो ये बात भी गवर्नमेंट को पता चली। अब गवर्नमेंट का दिमाग खराब हुआ। अब गवर्नमेंट ने फिर एंटर किया प्रॉपर सेक्शन रिलेटेड टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट। उस सेक्शन में उन्होंने क्या किया, सबसे पहले दो बेसिक कंडीशन डाली। सबसे पहली कंडीशन डाली कि तुमको रजिस्टर होना पड़ेगा अंडर सेक्शन 12AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सबसे पहली बात तो अगर तुम चैरिटेबल और रिलीजियस होना चाहते हो तो पहली बात तो तुम रजिस्ट्रेशन लो। चलो रजिस्ट्रेशन ले लिया। दूसरी बेसिक कंडीशन उन्होंने डाली चैरिटेबल पर्पस की। नोट डाउन मत करो, LMS शेयर करूंगा तब नोट डाउन कर लेना। हाँ सिलेबस बताऊंगा, डोंट वरी। तो चैरिटेबल पर्पस के लिए तुमको काम करना है और तुमको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा 12AB में ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। दो बेसिक कंडीशन हमने एंटर करी सबसे पहले। फिर अपने को पता चला कि चैरिटेबल पर्पस मतलब क्या, मतलब मेरा एग्जिस्टेंस किस लिए होना चाहिए। एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, एक रिलीजियस ट्रस्ट है, तो उसपे एग्जिस्टेंस किस लिए होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने थोड़ा चालाकी की, ठीक है, रिलीजन को टच नहीं किया। बोला रिलीजियस क्या होता है वो हम नहीं बताएंगे, वो तुम लोग को खुद पता है, तुम लोग का रिलीजन में तुमको बताया गया क्या होता है रिलीजन, वो तुम समझो। हम सिर्फ चैरिटेबल बता देते हैं तुमको कि चैरिटेबल पर्पस क्या होता है। तो गवर्नमेंट ने बोला चैरिटेबल पर्पस मतलब होता है या तो तुम्हारी संस्था मीन्स ट्रस्ट, जो ट्रस्ट है तुम्हारी वो वर्क करनी चाहिए आइदर फॉर मेडिकल रिलीफ और फॉर एजुकेशन और फॉर रिलीफ टू पुअर और या फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट को बचाओ, पेड़ पौधे लगाओ, पेड़ पौधों को बचाओ। प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट, राज लव प्रिया ऐसा नहीं लिखा होना चाहिए हर मॉन्यूमेंट में, ये सब का तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर योगा को भी इसमें एंटर कर दिया। योगा को क्यों एंटर किया? योगा को एंटर इसलिए किया कि बोला कि योगा भी अब चैरिटेबल पर्पस पे होगा ताकि योगा प्रमोट हो सके इंडिया में, ठीक है। और लास्ट में उन्होंने बोला एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, यानी पूरा ओपन कर दिया कि कोई भी आप काम कर रहे हो पब्लिक की भलाई के लिए, उसको भी अपने चैरिटेबल मानेंगे। बट उसमें कंडीशन लगाई है, थोड़ी देर में देखते हैं, बस समझ लो ये वाला कंडीशनल है। सिर्फ ये पर्टिकुलर जो ओपन पॉइंट है दैट इज कंडीशनल, बाकी और किसी पे कोई कंडीशन नहीं लगाया। तो क्या दो बेसिक कंडीशन, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ले लो 12AB में इनकम टैक्स में, दूसरा तुम चैरिटेबल पर्पस के लिए एग्जिस्ट करो, या रिलीजियस डिफाइन नहीं किया, बोला वो तुम समझो रिलीजियस क्या होता है, हर एक का रिलीजन में अलग है, तो उस हिसाब से तुम समझो। चैरिटेबल डिफाइन कर दिया।
अच्छा, चैरिटेबल पर्पस में जो सबसे अच्छा डेफिनेशन है वो है इंक्लूड। इंक्लूड मतलब क्या होता है? क्या ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है? नहीं, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। दिस इज एग्जाम्पल कि ये सारे चैरिटेबल हो सकते हैं। क्या इसके अलावा भी चैरिटेबल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन प्रूफ करना पड़ेगा कि ये चैरिटेबल है। तो ये जो लिस्ट है, ये इसको बोलते हैं इंक्लूसिव लिस्ट। जब भी इंक्लूड लिखा होगा तो उसको बोलते हैं इंक्लूसिव, यानी एग्जॉस्टिव नहीं है, इसके अलावा और भी सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा, जब एग्जॉस्टिव कब होता है? एग्जॉस्टिव तब होता है जब अगर यहाँ पे लिखा होता मींस, चैरिटेबल पर्पस मींस ये, तब वो होता है एग्जॉस्टिव। तब उसके अलावा और कोई काम करते तो वो चैरिटेबल नहीं काउंट होता। बट सिंस ये इंक्लूड लिखा है तो ये सारे तो चैरिटेबल है, इसके अलावा भी चैरिटेबल हो सकता है इफ यू कैन प्रूव कि इससे भलाई हो रही है पब्लिक की। तो आओ फटाफट, ये सारा पॉइंट लिखा है बुक में, लिखना नहीं है, आओ जाओ मेरे साथ, साथ में बोलो। ठीक है। चैरिटेबल मतलब क्या होता है? मेडिकल रिलीफ, एजुकेशन, रिलीफ टू पुअर, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट, योगा, एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। मेडिकल रिलीफ, एजुकेशन, रिलीफ टू पुअर, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट, योगा, नो कंडीशन। एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी पे एक छोटू सा कंडीशन लगा दिया। ठीक है। तो हमने बोला चलो ठीक है, आपने बोला, हमने ये किया। तो अब जैसे ही मैंने रजिस्ट्रेशन ले लिया और मेरा पर्पस चैरिटेबल है, यानी हम मान लो हम प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन देते हैं वो भी पुअर को, पुअर को अपने एजुकेशन दे रहे, तो अपने दो दो चीज करे तो अपने चैरिटेबल पर्पस हो गया। हमने रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो हमने गवर्नमेंट को बोला कि मान लीजिए अगर गवर्नमेंट हमको 100 रुपीज मिलता है तो क्या मेरा पूरा 100 रुपीज आप एग्जेम्प्ट कर दोगे क्या? तो गवर्नमेंट ने बोलता है नहीं नहीं, हम लॉ ला रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है पुराना वाला भूल जाएंगे। हमने तुमको क्या बोला था कि तुमको एग्जेम्पशन तभी मिलेगा जब तुम चैरिटेबल पर्पस और रिलीजियस पर्पस के लिए डालोगे। तुमने लूप होल निकाल लिया, तुम चले गए अमेरिका में इन्वेस्ट करने। तो गवर्नमेंट ने एक और कंडीशन डाल दी बड़ी सी, वो बोला रुपया का खर्चा तो भैया तुमको इंडिया में करना पड़ेगा, यानी चैरिटेबल पर्पस और रिलीजियस पर्पस तुमको इंडिया में करना पड़ेगा। अब रिलीजियस पर्पस क्या होता है ये तो डिफाइन नहीं किया, चैरिटेबल पर्पस डिफाइन कर दिया। तो चैरिटेबल पर्पस तो अपने यही सारे हो गए, यानी तुम रिलीफ टू पुअर दे दो, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट कर दो, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट कर दो, एजुकेशन दे दो, मेडिकल रिलीफ दे दो, योगा करवा लो, या एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी कर लो। ठीक। तो इनकम एग्जेम्प्ट होगी अगर यूटिलाइज किए फॉर चैरिटेबल पर्पस या रिलीजियस पर्पस इन इंडिया। अब यहां से दो क्वेश्चन अराइज हुए। सबसे पहला, मान लो एक ट्रस्ट है, ठीक है, मंदिर है, मस्जिद है, आप अपने हिसाब से जो भी है वो समझ लो, ठीक है, वो है। अब इसको 100 रुपीज मिले मान लो, और अगर ये पूरा 100 रुपीज अगर स्पेंड कर देगा फॉर चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस, तो मंदिर को चलाने का खर्चा कहां से आएगा? उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी तो चाहिए, सैलरी देना पंडित को, जो भी छोटा मोटा सामान है वो सब, जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो सारे कैसे बियर करेंगे? उसके लिए भी तो रुपया चाहिए ना। अगर हम पूरा रुपया लाए और पूरा चैरिटेबल में डाल दिए या रिलीजियस में डाल दिए तो अपने लिए क्या बचेगा? घर भी तो चलाना है ना। चैरिटेबल काम कर रहे, चलो अच्छा काम कर रहे, वेरी गुड, बट घर भी तो चलाना पड़ेगा, उसके लिए भी तो रुपए चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, फिक्र मत करो, बताते हैं। दूसरा कंसर्न जो अराइज हुआ, 100 रुपया मिला, नहीं डालेंगे रिलीजियस पर्पस के लिए, नहीं डालेंगे चैरिटेबल पर्पस के लिए, क्या कर लोगे? क्या हो जाएगा अगर नहीं स्पेंड किया तो क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट बोलती है ठीक है बताते हैं। तो दो क्वेश्चन अराइज हुए। सबसे पहला, अगर यूटिलाइज नहीं किया तो एडमिन एंड अदर एक्सपेंसेस का क्या? इनकी सैलरीज वगैरह अपने कहां से पे करेंगे? तो सबसे पहले बात करते हैं अगर यूटिलाइज नहीं किया तो। मान लो 100 रुपए मिले, तुमने 80 रुपीज ही यूटिलाइज किया तो बचे 20 रुपीज। ये 20 तो तुमने यूटिलाइज नहीं किया रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए। तो गवर्नमेंट बोलती है इस 20 रुपीज पे तुम नॉर्मल स्लैब रेट का टैक्स दे देना, नॉर्मल स्लैब रेट का टैक्स दे देना। क्या होता है समझेंगे, घबराओ मत, अभी सिर्फ पढ़ो, सिर्फ पढ़ो। जो भी रुपए तुमने स्पेंड नहीं किए उस पे लगेगा टैक्स। कौन सा रेट यूज करेंगे? नॉर्मल स्लैब रेट यूज करेंगे। नॉर्मल स्लैब रेट क्या होता है थोड़ी देर में बताता हूं, अभी बस समझना है कि क्या होगा। दूसरे कंसर्न, तुम बोल रहे थे एडमिन एंड अदर एक्सपेंस के लिए तुमको रुपया चाहिए, तो तुम एक काम करो, तुमको 100 रुपए मिले ना, इस 100 रुपए में 15% यानी 15 रुपए, जो 15 रुपए हैं वो तुम
ले लो, 15 रुपए जो है वो तुम एडहॉक ले लो, इसको बोलते हैं 15% डिडक्शन। यानी 15% का स्टैंडर्ड डिडक्शन हर एक चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट को अलाउड है, विदाउट एनी क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कोई प्रूफ नहीं देना है, कुछ नहीं करना है। 15 तुमको अलाउ कर दिया। अब ये 15 क्यों अलाउ किया? एडमिन एंड अदर एक्सपेंसेस के लिए, जो भी तुमको एक्सपेंसेस है मंदिर वगैरह में, जो भी खर्चे है छोटे मोटे, सैलरी वगैरह देना, वो सब इससे करो। इसके बाद जो रुपया बचेगा, उस रुपए के लिए तुम क्या करोगे? मान लो अपने इसमें कर देते हैं 85 और उसके बाद चेंज करते हैं इसको, 85 है मान लो, 85 रुपया बचा। गवर्नमेंट बोलती है इस 85 को तुम चैरिटेबल और रिलीजियस में यूज करो। अब दोनों प्रोविजन को मर्ज करने जा रहा हूं, ध्यान देना। 85 को तुम चैरिटेबल और रिलीजियस में यूज करो। तो हमने बोला सर 55 ही यूज हो पाया सिर्फ चैरिटेबल पर्पस के लिए, 55 ही यूज हो पाया चैरिटेबल पर्पस के लिए। तो बचा कितना? 30। जल्दी से बता दो इस 30 पे क्या होगा? जल्दी बता दो। इस पे लगेगा नॉर्मल टैक्स एट नॉर्मल स्लैब रेट। नॉर्मल स्लैब रेट पे नॉर्मल टैक्स इस पे लग जाएगा। क्लियर है सबको? 15% क्यों देते हैं और उसके बाद क्या होता है, हमको समझ में आ गया। सिंपल था कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल था। दो बेसिक कंडीशन थी, रजिस्ट्रेशन ले लो 12 फेबी में, चैरिटेबल पर्पस के लिए एग्जिस्ट करो। चैरिटेबल मतलब क्या हो गया? मेडिकल रिलीफ, एजुकेशन, रिलीफ टू पुअर, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट, योगा या एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। इसमें एक कंडीशन है, थोड़ी देर में देखते हैं। गवर्नमेंट बोली तुमको 100 रुपया मिला, 100 रुपया एग्जाम्प्ट कर देंगे, प्रोवाइडेड तुम उसको चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस के लिए यूज करो। और उसमें भी कीवर्ड क्या डाल दिया? इंडिया। तुमको यूज करना है इंडिया में, बाहर यूज करोगे नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। अब हुआ ये कि गवर्नमेंट ने बोला चलो तुमको एडमिन एंड अदर एक्सपेंसेस के लिए कुछ रुपए चाहिए, तो चलो 15% का हम तुमको स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे। यानी तुमको जितने रुपए मिले ना, उसमें से 15% तुम रख लो। हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे उससे रिलेटेड तुमसे, ठीक है? कहीं पे भी खर्चा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 15% एडहॉक डिडक्शन हमने दिया। 15% देने के बाद जितने रुपए बचे उसको चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस इंडिया में डाल दो। अगर नहीं डाला या जितना कम डाला, उसके लिए टैक्स लगेगा नॉर्मल स्लैब रेट। तो उसके लिए टैक्स लगेगा नॉर्मल स्लैब रेट। सबको लिंक वाइज कॉन्सेप्चुअली क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। एक बार रीडिंग करना है तो कर लो। एक्सपेंसेस अगर बाहर किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 15% के लिए कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? ओके, आ जाओ। हाँ बताता हूँ, मीन्स और इंक्लूड वाला बताता हूँ अभी। अभी आओ आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम आपको बोले कि अगर एक चैरिटेबल ट्रस्ट की इनकम, अब चैरिटेबल ट्रस्ट की इनकम कैसे हो सकती है? चैरिटेबल ट्रस्ट की इनकम हो सकती है या तो फिर उसको डोनेशन मिला है वहां से आ सकता है, या कोई ग्रॉस रिसिप्ट हुई है वहां से आ सकता है। मल्टीपल मोड्स होते हैं इनकम के। अब मान लो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसकी इनकम अगर 200 है, तो क्या उसको 15% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा? हाँ जी मिलेगा। कितने रुपए मिलेंगे? 30। 30 मिला। बचा कितना अपने पास? 170। इस 170 को अपने को यूटिलाइज करना है चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए। जितना यूटिलाइज कर लेंगे उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, जितना नहीं करेंगे उस पे नॉर्मल स्लैब रेट अपने को पे करना पड़ेगा, ठीक है? अब देखो, एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसको मिस्टर ए से मिला 100 रुपीज, मिस्टर बी से मिला 100 रुपीज, इनकम हुई 200 रुपीज, ठीक है? जल्दी से बता दो कि अगर इसने चैरिटेबल पर्पस के लिए अभी तक यूज कर लिया है 80 रुपीज को चैरिटेबल पर्पस के लिए, तो इसका इनकम, टैक्सेबल इनकम कितना होगा? टैक्सेबल इनकम इसके लिए कितनी बनेगी? 90। सबकी 90 आ रही है। 200 माइनस 15%, फिर जो बचा उसमें से अपने लेस कर दिए 80, और जो फिगर आई वो आई 90। तो 90 पे क्या लगेगा? नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा। नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा, ठीक है? अब देखो कहानी समझो, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। इस कहानी से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? आ जाओ सब, फोकस करो, कैमरा ऑन कर लो। मिस्टर ए ने दिया 100 रुपीज और इन्होंने दिया 3/3/2023, यानी 3 मार्च 2023। इज इट विद इन आवर फाइनेंशियल ईयर? यस, इट इज विद इन आवर फाइनेंशियल ईयर।
तो अपने सिलेबस अभी मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर का बात चल रहा है, ठीक है। सोमेश नो क्यों बोल रहा हो, ये है अपना 1/4/2022 से 31/3/23 तक इज आवर फाइनेंशियल ईयर, ओके। तो ये अपने फाइनेंशियल ईयर में 100 रुपीज अपने को मिला है 30 मार्च 2023, इज इट विद इन आवर फाइनेंशियल ईयर, ठीक। अब मान लो गवर्नमेंट ने हमको बोला कि चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस के लिए अगर स्पेंड करोगे देन आई विल अलाउ यू एग्जेम्पशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हुआ क्या, हुआ ये कि अपनी इनकम तो हुई 200 रुपीज और ये ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अपने को मिला 100 रुपीज, ये तो अपने को 3 मार्च को मिल गया था, तो अपने इसको स्पेंड कर दिया, ठीक है। 100 रुपीज हमने स्पेंड कर दिया फॉर चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस। प्रॉब्लम ये अराइज हुई, ये देखो कब मिला अपने को, ईयर के एंड में एकदम, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर स्पेंड करोगे तो एग्जेम्पशन मिलेगा, तो अब इस 100 रुपए को जबरदस्ती स्पेंड कर दे क्या। अब ड्यूरिंग द ईयर मिला है, ड्यूरिंग द ईयर नहीं बोल रहा, ईयर के एंड में मिला है एकदम आके, अब उसको अगर अपने ईयर के एंड में जबरदस्ती स्पेंड कर दे क्या। एटलीस्ट मेरे को 2 दिन दो, 3 दिन दो, 4 दिन दो, 5 दिन दो स्पेंड करने के लिए, प्लान करने दो कहां पे पैसा डालना है। अचानक से आ गया इतना सारा रुपया, अब इसको अपने क्या करें। सर 100 रुपए है, फील नहीं आ रहा है, 100 रुपए में फील नहीं आ रहा है, तो चलो इसको कर देते 1 करोड़ रुपए, ठीक है, अब फील आएगा। 1 करोड़ रुपए अपने को मिल गए 30 मार्च को। अपना ईयर एंड होता है 31 मार्च 2023। एक दिन में 1 करोड़ रुपया उड़ा दे क्या जबरदस्ती का, किसी चैरिटेबल पर्पस में डाल दे, रिलीजियस में डाल दे, कि प्लान करके डालना होता है कि जबरदस्ती सिर्फ एक्सपेंस करना है, इनकम लेने मतलब अपने को एग्जामिशन लेने के लिए जबरदस्ती करना है, नहीं करना है, प्लान करना होगा। प्लान करने के लिए चाहिए समय, समय है कहां, एक दिन में थोड़ी ना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम शपथ लेंगे, ठीक है, हम जाएंगे डिपार्टमेंट के पास, हे डिपार्टमेंट हम तुमसे ये वादा करते हैं, हम तुमसे ये वादा करते हैं कि 1 करोड़ रुपए मेरे को मिले हैं ठीक एक दिन पहले, इसको मैं अभी नहीं स्पेंड कर सकता बिकॉज आई हैव नॉट प्लान्ड प्रॉपर्ली, बट मैं तुमसे वादा करता हूं कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, मैं इसको 100% चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस के लिए स्पेंड कर दूंगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला, अगर कोई भी रुपए अपने को ईयर एंड पे मिलते हैं, ठीक है, और बड़ा चंक ऑफ अमाउंट है, तो वी कांट स्पेंड इट ना, अचानक से स्पेंड नहीं कर सकते हैं, अपने को प्लान करना। अब जबरदस्ती है क्या, एग्जाम्पशन लेना है तो 1 करोड़ रुपया कहीं पे भी डाल दो, नहीं, प्लान करके डालेंगे। गवर्नमेंट नहीं, 5 ईयर्स वाला कंडीशन नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 करोड़ रुपया है अपने पास, अपने बोल रहे हैं करेंगे, हम चैरिटेबल के लिए ही करेंगे, हम रिलीजियस के लिए ही करेंगे, विश्वास मानिए, लेकिन हमको थोड़ा समय और दे दीजिए। तो गवर्नमेंट बोलती है चलो तुमको 1 साल का समय दिया, तुमको ये मिला है फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, करेक्ट, ये रुपए अपने को फाइनेंशियल ईयर 22-23 में मिले। गवर्नमेंट बोलती है चलो हम तुमको फाइनेंशियल ईयर 23-24 23-24 1/4/2023 1/4/2023 टू 31/3/2024 तक का समय देते हैं। इस 1 करोड़ को स्पेंड कर दो, किस लिए, पर्सनल पर्पस के लिए। क्या पर्सनल पर्पस के लिए स्पेंड करना है 1 करोड़ को, नहीं, चैरिटेबल पर्पस या रिलीजियस पर्पस के लिए स्पेंड करना है, चैरिटेबल पर्पस या रिलीजियस पर्पस के लिए इसको स्पेंड करना है। मान लो हमने वादा किया, ठीक है, मिलने की तुम कोशिश मत करना, वादा भले ही करना, ठीक है। तो इसने वादा कर दिया, अब इसने वादा किया और वादा इसने तोड़ दिया, ओ माय गॉड, इसने वादा तोड़ दिया है, ध्यान देना अमेंडमेंट आने वाला है, ठीक है। इसने वादे को तोड़ दिया, अब इसने अगर वादे को तोड़ दिया ना तो गवर्नमेंट का हो गया दिमाग खराब। गवर्नमेंट बोली एक तो पहली बात हमने तुमको किया अलाउ, दूसरी बात तुम एक वादा करते हो और उस वादे को तोड़ देते हो तो तुम पे लगाएंगे 115 BBI, 115 BBI, जो कि बोलता है भाड़ में गया 15%, भाड़ में गया, ये भाड़ में गया, सब कुछ, कुछ नहीं देखेंगे, इस 1 करोड़ पे 30% का टैक्स लगा देंगे, इस 1 करोड़ पे 30% का टैक्स लगा देंगे, 30% 115 BBI। इसीलिए वादे मत तोड़ना दोस्तों, ठीक है, वादे तोड़ोगे तो बहुत बड़ा पेनल्टी लग जाता है। तो हुआ क्या, अपने को ईयर एंड में रुपया मिला, अपने बोले इसको स्पेंड कर देंगे नेक्स्ट ईयर में, इस साल कैसे करें, एक दिन में थोड़ी कर देंगे। तो गवर्नमेंट बोलती चलो ठीक है कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल का समय देते हैं। 1 साल का उसने समय दिया, अगर हमने स्पेंड कर दिया वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर नहीं किया तो 115 बीबीआई में 30% का लगेगा। अब सिर्फ बोलने से तो नहीं होगा ना, कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। तो मान लो हमने वादा किया, अभी अपने वादे पे ही है, वादा टूटा नहीं है, वादा कर दिया हमने। अपने को मिला था 30/3 को, तो अपने को तो 31/3 तक फाइल क्लोज करना है, अपना अकाउंट्स क्लोज करना है। अपने को टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा 31/3 के लिए। तो गवर्नमेंट बोलती है, मान लो ये 100 रुपीज ही है, बेटर होगा कैलकुलेशन के लिए। तो गवर्नमेंट बोलती है तुम्हारा इनकम हुआ 200 रुपीज। पहली बात तो 15% तो तुम स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो, वो तो भाई हम सभी को अलाउ करते हैं, तुमको भी अलाउ करते हैं, ठीक है। 30 हमने तुमको अलाउ किया, 170 आया। अब हमने बोला कि ये 100 को चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो हम पूरा अलाउ कर देते हैं। बट तुमने बोला कि ईयर एंड में मिला, नेक्स्ट ईयर पक्का कर देंगे, विश्वास मानिए। तो गवर्नमेंट ने तुम्हारा विश्वास माना, और जो तुमने वादा किया है उस वादे को बोलते हैं डीम्ड एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? डीम्ड एप्लीकेशन। डीम्ड मतलब ये मान लेते हैं कि तुमने स्पेंड कर दिया। अच्छा, स्पेंड को आपसे अपने बोलेंगे एप्लीकेशन। स्पेंड कर दिया रिलीजियस पर्पस, चैरिटेबल पर्पस, उसको आपसे बोलेंगे एप्लीकेशन कर दिया, ठीक है। क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन कर दिया। खर्चा करने को बोलते हैं एप्लीकेशन करना। तो डीम्ड खर्चा करना मान लेंगे। डीम्ड मतलब सिर्फ माना गया है कि खर्चा कर दिए हैं, ये नहीं है कब करेंगे, नेक्स्ट ईयर भाई वादा करते हैं हम पक्का कर देंगे। तो गवर्नमेंट बोली ठीक है। तो बचा 70। अब 70 पे नॉर्मल टैक्स लग जाएगा, जो भी होगा वो लग जाएगा नॉर्मली, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? हाँ, आफ्टर 15%। अभी समझेंगे, अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अपने। रुक जाओ, किस पे लगेगा 30% सब बताऊंगा, डोंट वरी। अभी सिर्फ नॉर्मल कॉन्सेप्ट पे फोकस करो सब, ठीक है। सिर्फ जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उस पे फोकस करो, कैलकुलेशन पार्ट पे नहीं। थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन देखेंगे, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन अभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो हुआ क्या, मिस्टर ए से 100 मिला, मिस्टर बी से 100 मिला। मिस्टर बी से 100 जो मिला ना, वो ईयर एंड पे मिला। अब एक दिन में थोड़ी खर्चा कर देंगे। तो हमने गवर्नमेंट से वादा किया कि हम नेक्स्ट ईयर इसको पक्का खर्चा कर देंगे। तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है, नेक्स्ट ईयर पक्का खर्चा कर दोगे तो तुम्हारे वादे को हम बोलेंगे डीम्ड एप्लीकेशन। डीम्ड एप्लीकेशन अपने कर देंगे, 100 माइनस कर दिया और रिमेनिंग पे टैक्स लगा दिया। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो ऑब्वियसली सबको मिलेगा ही मिलेगा। अब अगर हमने वादा तोड़ा, तो जितने का हमने वादा तोड़ा उसके लिए अपने को 30% का टैक्स देना है। सेक्शन नंबर है 115 BBI। ओके, चलो थांबा थांबा, कौशिक थांबा, अभी बहुत चीज बाकी है, अभी आओ इधर। अभी तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट। एक बार ये पूरी कहानी समझ में आ गई ना, पूरा चैप्टर मक्खन जाएगा। मक्खन से आया, ये चैप्टर 8 मार्क्स के लिए आता है, 6 से 8 मार्क्स के लिए आता है, और हर बार आता है, और ये आएगा ही आएगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बस जो स्टोरी बता रहा हूं उस पर फोकस करो। एक बार स्टोरी समझ में आ गई, अपना काम हो गया। अब देखो, मान लो अपने पास ये बंदा है, ठीक है, मिस्टर ए। मिस्टर ए ने 100 रुपए दिए, 3 मार्च को इसने पेमेंट कर दिया, चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन दे दिया। ये है मिस्टर बी। मिस्टर बी ने डोनेशन नहीं दिया 100 रुपीज का, लेकिन वो आके बोल के गए कि हम पक्का 100 रुपीज तुमको 30 को दे देंगे, 30 मार्च को दे देंगे। वो बोल के गया, ठीक है। हमने 30 मार्च को उनको फोन किया, 30 मार्च को हमने उसको फोन किया। हमने बोला सर आपका 100 रुपीज बाकी, आपने बोला था डोनेशन देंगे। वो बोलता आ रहा हूँ, दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। ऐसे करते करते वो बोल रहे थे। बीच में संडे पड़ गया, 31 संडे हो गया। फिर वो मंडे आके अपने को पैसा दे के गया, ठीक है। अपना तो ईयर एंड खत्म हो गया था, बट सिंस उन्होंने अपने को फोन कर दिया था ना, हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर दी थी, बिकॉज हम अक्रूवल सिस्टम फॉलो करते हैं। अक्रूवल सिस्टम के बेसिस पे हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर दी कि इनका रुपया अपने को मिलेगा, क्योंकि वो बोले थे मिलेगा, और हर साल वो देके जाते हैं, ठीक है, सेम डेट पे। बट इस साल थोड़ा लेट हो गया। तो वो क्या हुआ, सिंस अपना फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद रुपया अपने को मिला, तो अपने को रुपया नेक्स्ट ईयर मिला है, करेक्ट, नेक्स्ट ईयर मिला है। मान लो 10/4/2023 को अपने को डोनेशन मिला। वी हैव रिसीव्ड द डोनेशन ऑन 10/4/2023। अब देखो क्या हुआ, अक्रूवल बेसिस पे अगर हमने इनको बुक कर ली है 100 रुपीज की, तो अपने को तो टैक्स के लिए दिखाना पड़ेगा, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 31/3/23 के लिए दिखाना पड़ेगा, करेक्ट। अब जब अपने इसको दिखाएंगे, तो अपने स्पेंड को हमने क्या बोला, आपसे क्या बोलेंगे, स्पेंड को अपने
एप्लीकेशन, जब 100 रुपया मेरे हाथ में है ही नहीं तो हम उसको अप्लाई कैसे करें? रुपया तो मेरे को मिलेगा आफ्टर द ईयर ना, ईयर खत्म होने के बाद। उसके पहले तो मेरे पास रुपया ही नहीं है, हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं? जब पैसा होगा तभी तो खर्चा करेंगे ना, जब पैसा है ही नहीं तो खर्चा कैसे करेंगे? तो गवर्नमेंट बोलती है अच्छा ठीक है, बेफिक्र रहो, टेंशन मत लो। अगर कोई भी इनकम तुमने बुक कर ली है अक्रूवल बेसिस पे और उसका पैसा तुमको मिला नेक्स्ट ईयर में या जिस भी ईयर में मिला, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मेरे से आके एक वादा करो। हम बोला क्या फिर से वादा करना पड़ेगा? हाँ जी, फिर से वादा करना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि आके वादा करो कि जिस साल तुमको ये रुपया मिला, जिस साल, किसी भी साल, नेक्स्ट ईयर, उसके 2 साल बाद, 3 साल बाद, कभी भी, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट तुम मेरे से इतना एक वादा करो कि जिस साल तुमको ये रुपया मिला वो साल या मैक्सिमम उसके नेक्स्ट ईयर तक तुम इस रुपए को इन्वेस्ट कर दोगे, स्पेंड कर दोगे, अप्लाई कर दोगे फॉर चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस। किसके लिए कर दोगे? चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए कर दोगे। सीधी सी बात। तो हुआ क्या? रुपए अपने को मिले नहीं, बट अक्रूवल बेसिस में हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर दी। अब जब रुपए है ही नहीं तो खर्चा कैसे करूंगा? और खर्चा नहीं करूंगा तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट बोलती है एक काम कर, तू मेरे पास आ, मेरे पास आके वादा कर। तो गवर्नमेंट के पास आए, गवर्नमेंट के पास आके हमने वादा किया। वादे में हमने क्या बोला? वादे में हमने ये बोला कि हम वादा करते हैं कि जिस साल हमको रुपया मिला, ये वाला रोकड़े में कैश मिला, जिस साल, या मतलब अकाउंट्स में आया, बुक्स बैंक अकाउंट में, जो भी, जिस साल मेरे को ये रोकड़ा मिला उस साल या मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसके नेक्स्ट ईयर हम पक्का से स्पेंड करेंगे, हम पक्का से चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए स्पेंड करेंगे। इस वादे का नाम भी रखा गया डीम्ड एप्लीकेशन। क्या रखा गया? डीम्ड एप्लीकेशन रखा गया। अब वही बात है, वादा किया, वादा तोड़ा, तो 115 बीबीआई पे 30% से टैक्स लग जाएगा। अगर वादा किया और वादा तोड़ा तो 115 बीबीआई से 30% से टैक्स लगेगा। सेक्शन नंबर लर्न करना, जल्दी आ जाओ। 115 बीबीआई, 115 बीबीआई एट द रेट 30%, 30%। बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट आता है इससे, अमेंडमेंट है और इससे क्वेश्चन आता है, तो सब ध्यान रखना। 115 बीबीआई, ठीक है। नहीं 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 नहीं, यहां देखो। अब इस वाले एग्जांपल में देखो, ये अपने को रिसीव कब हुआ है? ये रिसीव हुआ है अपने को, हाँ हाँ, करेक्ट 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 विधि। ये देखो, अब सिंस ये अपने को मान लो रिसीव हुआ 1/4/2023 में, तो अपने पास टाइम लिमिट कितना है? अपने पास तो पहली बात, जिस साल रिसीव हुआ है वो साल तो है ही, 23-24 तो है ही, 23-24 तो है ही, प्लस अपने पास 24 और 25 फाइनेंशियल ईयर भी है, बिकॉज अपने को एक एक्स्ट्रा मिलेगा, एक साल एक्स्ट्रा मिलेगा स्पेंड करने के। और अगर इसके ईयर एंड तक भी नहीं किया तो भैया फिर 30% देने के लिए रेडी रहना, 30% लिए रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो क्या हुआ। अच्छा, इसमें किसी को डाउट? क्लियर है? कब 15% लगता है, कब 30, किसके बाद, वो सब बाद में समझेंगे। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? चलो आगे बढ़े। एक बार रीडिंग करना है, चलो एक बार देखना है तो देख लो। कैमरा ऑन करो, सब सो रहे हो क्या? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई, सुबह हो गई, नून हो गया, उठ जाओ, गुड नून। चलो सर, डायग्राम डायग्राम ही खेल रहे क्या? अरे डायग्राम तुम देखो मजा से, जब पढ़ने बैठेंगे तब। थांबा थांबा, 30% किस पे लगेगा सब बताऊंगा, अभी सिर्फ पहले इस पे कॉन्सेप्ट पे फोकस करते, किस पे क्या लगेगा वो देखते हैं बाद में आराम से। कॉन्सेप्ट बुक में कहा है? दिखाऊंगा दिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा, सब कुछ है बुक में, घबराओ मत। अब देखो हुआ क्या। ये हो तुम लोग प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों। अब तुम लोगों ने मिलके पैसा इकट्ठा किया, कितना? 10 लाख रुपए। और 10 लाख रुपए तुमने दे दिए एक चैरिटेबल ट्रस्ट को। तुम लोग सबने मिलकर 10 लाख रुपए इकट्ठा किया, 10 लाख रुपए तुमने दे दिए चैरिटेबल ट्रस्ट को। पहले इस कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं, फिर डाउट लेंगे एक साथ, डोंट वरी। चलो, तो हमने क्या किया? हमने चैरिटेबल ट्रस्ट को रुपए दे दिए, 10 लाख रुपए। चैरिटेबल पर्पस का पता एक एम था,
इसको ना एक चैरिटेबल पर्पस के लिए ही एक बिल्डिंग बनानी थी बड़ी सी, ठीक है। अब क्या 10 लाख में बिल्डिंग बन जाएगी क्या? नॉट पॉसिबल। अज्यूम करते हैं 40 लाख में बिल्डिंग बन रही थी, ठीक है। 40 लाख में बिल्डिंग बन रही थी। सर 40 लाख में फ्लैट नहीं मिलता, बिल्डिंग कहां से बनेगी? एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में तो कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। तो तुम छोटे छोटे बच्चे 10 लाख रुपए दोगे भी थोड़ी, फिर भी देखो मैंने अज्यूम कर लिया। तुम छोटे छोटे बच्चे 10 लाख रुपए इकट्ठा किया, चैरिटेबल ट्रस्ट को दिया। चैरिटेबल ट्रस्ट का एक एम था कि 40 लाख में उसको एक बिल्डिंग बनानी थी, चैरिटेबल पर्पस के लिए ही बनानी थी, ठीक है। अब बात समझो, अगर ये 10 लाख 85% यानी अपने को स्पेंड करना होता है, क्योंकि 15% तो एडॉक डिडक्शन है, यानी 85% स्पेंड करना होता है। अगर ये 85% हम स्पेंड कर देंगे तो पैसा जमा कैसे होगा? क्योंकि अगर पैसा जमा ही नहीं होगा तो बिल्डिंग बनेगी कैसे? क्योंकि बिल्डिंग बनाने के लिए 40 लाख चाहिए तो वो जमा करना पड़ेगा ना। बिल्डर को 40 लाख रुपए दूंगा, बदले में बिल्डिंग देगा मेरे को। तो यही प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे। तो गवर्नमेंट बोलते ठीक है, घबराओ मत, इसके लिए भी हमें 10 लाख रुपए तुमको 40 लाख रुपए जमा करने, हर साल तुम कुछ रुपए जमा करना चाहते हो, चलो कोई बात नहीं, तुम स्पेंड यानी एप्लीकेशन मत करो इस 10 लाख का, ठीक है। इस 10 लाख को उठा के तुम एक्यूमुलेशन में डाल दो। किस में डाल दो? एक्यूमुलेशन में डाल दो। तुम इस 10 लाख को एक्यूमुलेट कर सकते हो। अगर तुम इसको एक्यूमुलेट करोगे तो वही सेम, हम इसको क्या मानेंगे? डीम्ड एप्लीकेशन। डीम्ड एप्लीकेशन नहीं बोलते एक्चुअली, सिर्फ एप्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन मानेंगे, ठीक है। तुमने इसको एक्यूमुलेट किया फॉर द पर्पस ऑफ चैरिटेबल पर्पस, हम मानेंगे कि तुमने अप्लाई कर दिया, बट कुछ कंडीशन देंगे, ठीक है। कुछ कंडीशन है, और क्या कंडीशन है वो देखते हैं। सबसे पहले तुम मेरे को फॉर्म 10 जमा कर देना, रिटर्न फाइल करने से पहले डिपार्टमेंट को फॉर्म 10 जमा करके बता देना। उस फॉर्म 10 में तुम पर्पस भी बताना, भैया किस लिए कर रहे हो ये तो बता दो, पर्पस बता दो। पर्पस बताने के बाद पीरियड बता दो, कितने पीरियड के लिए तुमको जमा करना है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितने पीरियड के लिए जमा करोगे। मैक्सिमम अलाउड पीरियड इज 5 ईयर्स। 5 साल से ज्यादा तुम जमा नहीं कर सकते हो, 5 साल से ज्यादा तुम जमा नहीं कर सकते हो। और उस पैसे को, अभी एक वर्ड बोलने जा रहा हूं, ध्यान रखना, 11-5 मोड। 11-5 मोड मतलब होता है सेफ इन्वेस्टमेंट, लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट बॉन्ड, जो सेफ इन्वेस्टमेंट होते हैं उसमें पैसा रखना। ऑब्वियसली बैंक अकाउंट में पैसा थोड़ी रखेगा, 10 लाख रुपए, उसका कुछ इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा नहीं, लॉस है ना। इन्वेस्ट करना है तो तुमको कुछ सिक्योरिटीज बताता हूं गवर्नमेंट वाली, उसमें इन्वेस्ट कर देना, जिसको बोलते हैं 11-5 मोड। क्या बोलते हैं? 11-5 मोड। अच्छा, जमा कर रहे हो ना पैसा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि चैरिटेबल ट्रस्ट ए ने बोला कि हम एक्यूमुलेट करते हैं। जब ये एक्यूमुलेट कर रहे थे तो 3rd ईयर में इन्होंने रियलाइज किया कि इनसे ना हो पाई, तो इन्होंने क्या किया, इस एक्यूमुलेशन को ट्रांसफर कर दिया चैरिटेबल ट्रस्ट बी को। तो ये अलाउड नहीं है। अगर एक्यूमुलेशन तुम कर रहे हो तो खर्चा भी तुम ही को करना पड़ेगा, तुम दूसरे ट्रस्ट पे ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। अगर तुम नहीं खर्चा कर सकते थे तो तुम एक्यूमुलेट किए ही क्यों? तुमने फॉर्म 10 भरा ही क्यों? तुमको फॉर्म 10 नहीं भरना चाहिए था, बट सिंस तुमने भरा है तो एक्यूमुलेशन भी तुमको करना है, खर्चा भी तुम ही को करना है। तुम्हारे बिहाफ में कोई और ट्रस्ट खर्चा नहीं कर सकता है। अब एक अमेंडमेंट भी है, ध्यान देना, दो अमेंडमेंट है। हुआ क्या, हमने बोला 4th ईयर, ठीक है, 4 ईयर के लिए हम लोग करेंगे, और 4th ईयर में अपने पहुंच गए। 4th ईयर में अपने पहुंचे 31/3/24/25/26, मान लो 26 पे अपने पहुंचे, ठीक है। 31/3/26 को अपने खड़े, 4 ईयर एक्सपायर हो गया है, रैंडम फिगर है, ठीक है। 4 ईयर एक्सपायर हो गया। अब 4 ईयर एक्सपायर हो गया है और हमने नहीं किया, हमने बिल्डिंग बनाई ही नहीं, हमने बिल्डिंग बनाई ही नहीं। अब क्या होगा? अब गवर्नमेंट तुमको छोड़ देगी क्या? वादा जब भी करते तो गवर्नमेंट कभी छोड़ती है? कभी नहीं छोड़ती है। गवर्नमेंट क्या लगाती है, जल्दी बताओ? 115 BBI। 115 BBI लगेगा, 30% से टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। किस साल करना पड़ेगा? जिस साल तुम्हारा एक्यूमुलेशन एंड हो रहा है, जिस ईयर के लिए तुमने मांगा था। मान लो हमने 4 साल के लिए मांगा था, हमारा 4 साल खत्म हो रहा है 2026 में, तो 31/3/2026 पे एग्जैक्टली अपने को 115 BBI पे 30% पे टैक्स देना पड़ता है। 2 अमेंडमेंट है। पहली ये वाला, ये तो समझ गया होगा, ये अमेंडमेंट एक है, नया आया सेक्शन, लगता है सब पे, वादा तोड़ने पे लग जाता है। दूसरा अमेंडमेंट है, पहले होता था ना कि मान लो अगर तुमने 4 इयर्स के लिए मांगा है तो +1 एक्स्ट्रा मिलता था, यानी 5th ईयर पे टैक्स लगता था।
या मान लो अगर तुमने 5 ईयर के लिए मांगा है तो +1 एक्स्ट्रा मिलता था। अब ऐसा नहीं है, तुमने जितने ईयर के लिए मांगा, मान लो तुमने 3 ईयर के लिए मांगा, तो 3rd ईयर तक अगर तुमने रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं, जिस चीज के लिए एक्यूमुलेट किया था उस चीज के लिए अगर स्पेंड नहीं किया, तो भैया फिर टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब अपने ऐसा नहीं बोल सकते कि मान लो हमने बिल्डिंग के लिए एक्यूमुलेशन किया और फिर हम नहीं कर पाए खर्चा, पर बदले में हमने योगा पे खर्चा कर दिया। बिल्डिंग बोला था ना, बिल्डिंग ही बनना चाहिए, दूसरा नहीं। जो बोलोगे वही करना, उसके अलावा कुछ और मत करना। उसके अलावा अगर तुमने कुछ और किया तो भैया फिर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, जो बोला वो करो, अदरवाइज टैक्स देना पड़ेगा। पर्पस चेंज कर सकते हैं क्या बाद में? नहीं, पर्पस तुमको फॉर्म 10 में मेंशन करना है विद पीरियड, तुम उसको चेंज नहीं कर सकते हो। एक्यूमुलेशन को मैक्सिमम 5 साल तक एक्यूमुलेट कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 साल। मतलब 3 साल तक कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। 2 साल कर सकते हैं, 4 साल कर सकते हैं, फिफ्थ ईयर कर सकते हैं, सिक्स्थ नहीं, फिफ्थ। टैक्स कब लगेगा? लास्ट ईयर में। 3 ईयर बोला था तो 3rd ईयर में, 2 ईयर बोला था तो 2nd ईयर में, 5th ईयर बोला था तो 5th ईयर में। अच्छा 6th ईयर बोला था तो 6th ईयर तो बोल ही नहीं सकते हैं, 5 ईयर मैक्सिमम बोल सकते हैं, 5 के बियॉन्ड जाएगा ही नहीं, अलाउड ही नहीं है। इसमें किसी को कोई डाउट? 30% टैक्स रेट लगेगा। क्या लगेगा? पढ़ेंगे अभी, 115 बीबीआई नहीं पढ़ रहे हैं अभी, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट? नहीं डाउट, क्लियर है एकदम, मस्त है कहानी। कहानी के जरिए सब समझ में आ रहा है। क्या बात कर रहे हैं सर, इस तरह से हमने डीटी कभी पढ़ा ही नहीं। कोई बात नहीं, अब पढ़ते हैं। अब एंट्री होती है कॉर्पस डोनेशन की। कॉर्पस डोनेशन क्या होता है समझेंगे, वही तो पढ़ने आए हैं यहाँ। मिस्टर ए ने 100 रुपया, ये मिस्टर ए हमेशा 100 रुपया ही क्यों देता है? उतना ही है ना उसके पास, चैरिटेबल पर्पस के लिए ना, पूछना नहीं चाहिए क्यों दे रहा है। तो मिस्टर ए ने चैरिटेबल ट्रस्ट को 100 रुपया दिया, मिस्टर बी ने 100 रुपया दिया चैरिटेबल ट्रस्ट को, बट बोला ये 100 रुपया कॉर्पस है, कॉर्पस, 100 रुपए कॉर्पस है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पस डोनेशन? कॉर्पस डोनेशन जो होता है ना, वो कॉर्पस फंड के लिए होता है। तो कॉर्पस डोनेशन होता है वो कॉर्पस फंड के लिए होता है। अभी समझ जाओगे कॉर्पस मतलब, अभी सिर्फ सुनो। कॉर्पस डोनेशन कॉर्पस फंड के लिए होता है, और उस कॉर्पस फंड को यूज किया जाता है मैनेजमेंट के लिए, सुपरविजन के लिए, कॉमन एरिया के लिए, लाइट बिल के लिए, सर्विसिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, ये सारी चीजों के लिए। ठीक है, तो हमने क्या बोला, एक कॉर्पस डोनेशन है, कॉर्पस फंड में जाता है। कॉर्पस फंड क्यों यूज होता है समझ गए, एडमिन वगैरह खर्चे के लिए। ठीक है, तो क्या आपने ऐसा बोल सकते हैं क्या कॉर्पस मतलब कैपिटल होता है? हाँ जी, हाँ, कॉर्पस डोनेशन इज अ कैपिटल डोनेशन। ये कैपिटल डोनेशन को कॉर्पस डोनेशन बोला जाता है, जिसको अपने एमिनिटीज वगैरह पे खर्चा करने के लिए यूज करते हैं। एडमिन एक्सपेंस नहीं, एडमिन एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अलग होता है, ये कैपिटल एक्सपेंस होता है एक तरह से। ठीक है, आप समझ लो कैपिटल नेचर का होता है, लाइक पार्टनर का कैपिटल होता है ना जब वो आता है, या प्रोप्राइटर का कैपिटल होता है, उस तरह का होता है कॉर्पस फंड। अच्छा, एक डोनेशन को कॉर्पस डोनेशन कब ट्रीट करेंगे? एक डोनेशन को कॉर्पस डोनेशन तभी ट्रीट करेंगे जब स्पेसिफिकली लिखा होगा डायरेक्शन डोनर, यानी जो पैसा दे रहा है वो स्पेसिफिकली बोल रहा है ये पैसा मैं कॉर्पस के लिए दे रहा हूं। क्या बोलेगा वो? ये पैसा मैं कॉर्पस के लिए दे रहा हूं, तो वो कॉर्पस डोनेशन बोला जाएगा। कॉर्पस मतलब कैपिटल डोनेशन एक तरह से समझ लो। इंटायर कॉर्पस डोनेशन इज एग्जेम्प्ट। इंटायर जितना कॉर्पस डोनेशन मिला ना, सबका सब एग्जेम्प्ट है, अगर 11.5 के मोड में डाल के रखेंगे तो। 11.5 मोड सेफ सिक्योरिटीज वाला, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट बॉन्ड, ये सारे मोड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? 11.5 मोड, सेफ इन्वेस्टमेंट मोड। तो अगर मान लो मिस्टर बी ने एज अ कॉर्पस लिख के 100 रुपया दिया, तो क्या इस 100 रुपए पे टैक्स लगेगा? द आंसर इज नो, इस 100 रुपए पे टैक्स लगेगा ही नहीं, बिकॉज दिस इज एग्जाम, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड अपने इसको इन्वेस्ट कर दे 11.5, अपने मतलब ये चैरिटेबल ट्रस्ट, ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट है ये इन्वेस्ट कर देगी 11.5 मोड में। तो मतलब अपनी टोटल इनकम तो 200 दिख रही है मेरे को, 100 आया ए से, 100 आया बी से, बट बी से जो 100 रुपया है दैट इज कॉर्पस डोनेशन, यानी वो एग्जेम्प्ट है। तो भैया कैलकुलेशन में क्यों लेना है, 100 रुपया माइनस कर देते हैं, बचा कितना? 100 रुपए। अब इस 100 रुपए में स्टैंडर्ड डिडक्शन तो अवेलेबल है ही हमको वैसे भी 15%,
तो 15% हम स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लेंगे। तो हम जैसे ही 15% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेंगे, रिमेनिंग जो अपना फिगर बचा वो अपने यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर चैरिटेबल पर्पस एंड रिलीजियस पर्पस। 85 रुपीज जो अपने पास बचा वो अपने यूटिलाइज करेंगे चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस। अब मान लो चैरिटेबल पर्पस एंड रिलीजियस पर्पस के लिए हमने स्पेंड कर दिया 50 रुपीज। हमने कितना स्पेंड किया? हमने स्पेंड किया 50 रुपीज। तो कितना बचा? 35। तो इस 35 पे क्या होगा? नॉर्मल टैक्स लग जाएगा, जो भी नॉर्मल टैक्स रेट है वो लग जाएगा। एकदम सिंपल। कॉर्पस डोनेशन अगर क्वेश्चन में दिया है, अब दो चीजें हो सकती हैं, ध्यान दीजिए। हाँ, दो चीज हो सकती है। या तो अपने को टोटल इनकम क्वेश्चन में दिया होगा और कॉर्पस डोनेशन दिया होगा, तो कॉर्पस डोनेशन माइनस कर देंगे। और या तो फिर वो अपने को कॉर्पस डोनेशन इंक्लूड करके इनकम नहीं दी होगी, तो फिर क्या करेंगे? कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, कैलकुलेशन में उसको लेंगे ही नहीं। कैसे होता है कैलकुलेशन? एक दो क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। इफ इट इज इंक्लूडेड इन टोटल इनकम तो माइनस कर देना, इफ नॉट इंक्लूडेड तो कुछ नहीं करना है, बिकॉज उसको इंक्लूड करना ही नहीं होता है। ठीक है, वो भी समझ जाएंगे, मैथ है थोड़ा सा, क्वेश्चन आएगा तब क्लियर हो जाएगा। अभी तक जो पढ़ा, आओ उसकी एक मस्त समरी देखते हैं। ठीक है, समरी आशा करता हूं ड्रॉ कर लिए होगे, कल मैंने सेंड कर दिया था। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रस्ट, अभी जो जो पढ़ा सब कुछ इसी चार्ट में। ठीक है, अपने को मिलता है ग्रॉस रिसिप्ट, ट्रस्ट को ग्रॉस रिसिप्ट लिया। कॉर्पस डोनेशन पे टैक्स लगता ही नहीं है, 11.5 में डाल दिया हमने, तो 100% एग्जेम्प्ट है, हमने माइनस कर दिया। जो फिगर आई उसमें से 15% स्टैंडर्ड डिडक्शन तो सबको अलाउड है, सबको सबको ही मिलता है बिना किसी क्वेश्चन के, तो हमने 15% माइनस कर दिया। बचा 85%। अब 85% किसका? 85% अपने को इसका समझ लो, कॉर्पस डोनेशन माइनस करने के बाद 85%। ठीक है, और अगर कॉर्पस डोनेशन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो ग्रॉस रिसीव का 85%। अब 85% जो बचा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, प्रोवाइडेड अपने उसको अप्लाई करते हैं किस लिए? चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस के लिए। अब एक्सेप्शंस, तीन एक्सेप्शंस पड़े। क्या पड़े? या तो अमाउंट अपने को मिला ही नहीं, अक्रूवल बेसिस में हमने रिकॉर्डिंग कर ली, अमाउंट अपने को मिला नहीं, तो ये अगर अपने इसको अप्लाई कर देते जिस साल ये मिला उस साल, या इमीडिएटली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी ईयर, जिस साल मिला उस साल या इमीडिएटली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अगर अप्लाई कर लेते हैं तो क्या मानते हैं इसको अपने? डीम्ड एप्लीकेशन। दूसरा, रिसीव्ड बट एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के टाइम अपने को मिला, तो अगर अपने इसको अप्लाई कर देते इमीडिएटली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, इमीडिएटली नेक्स्ट, ठीक है, इसमें +1 नहीं है, इमीडिएटली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में तुम अप्लाई करो, तो अपने इसको क्या मान लेते थे? डीम्ड एप्लीकेशन। दूसरा, या तो एक्यूमुलेट कर लो मैक्सिमम 5 साल के लिए। ठीक है, और अगर वादा तोड़ा तो 115 बीबीआई में 30% से टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। एम आई क्लियर टू ऑल? इजी कॉन्सेप्ट, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, सिंपल था, काफी सिंपल था। तो चलो आओ एक क्वेश्चन करते हैं। क्या ये क्वेश्चन एक बार तुम लोग खुद से अटेम्प्ट करना चाहोगे? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, प्लीज प्लीज प्लीज, चलो इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो कर लो खुद से। ग्रॉस रिसिप्ट इंक्लूडिंग कॉर्पस डोनेशन 2 लाख, एंड अपना मतलब कॉर्पस डोनेशन 2 लाख है, ग्रॉस रिसिप्ट 10 लाख है। इनकम जो हमने अप्लाई किया वो 2 लाख अप्लाई किया। निकालना क्या है? टैक्सेबल इनकम, कितने इनकम पे नॉर्मल टैक्स लगने वाला है। ओके, यहाँ पे सबसे बड़ी गलती जो तुम लोग करोगे वो करोगे, चलो नहीं बताऊंगा, कर लो पहले। सुमित ट्राई करो, सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं, क्या बात है। सबको ही ट्राई करो स्क्रीन पे। ओहो, आधे लोग भाग गए, सर लेसन हम जा रहे हैं, हम ट्राई वाई नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, वो सिर्फ रीड करना है, रीड करने का मार्क्स नहीं मिलता है। चलो आ जाओ, सिंपल है बहुत। ग्रॉस रिसिप्ट है अपने पास 10 लाख का। ओके, कॉर्पस डोनेशन लेना ही नहीं है तो अपने 2 लाख पहले ही माइनस कर लिया, बचा कितना? 8 लाख रुपए। इस 8 लाख रुपए पे 15% स्टैंडर्ड डिडक्शन तो सबको मिलता है। ठीक है, फॉर्मेट लर्न नहीं करना है, कहानी की तरह लर्न करना है ताकि कभी भी अपने से गलती ना हो। तो अपने पास बचा 6,80,000 रुपए, जिसमें से हमने अप्लाई कर दिया 2 लाख रुपए, तो कितना बचा?
4,80,000। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, कुछ डाउट नहीं, एकदम सिंपल। ओके, चलो सब बना रहे हो ना? हाँ सर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। यस 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 यस, मैंने 30 लिया था। ओके चलो, गलती करना है, मैक्सिमम गलती करना है ताकि एग्जाम में गलती ना हो। जितना गलती करना है वो यहीं करना है अपने को, ठीक है? अब अगर आपको पता होगा, मैंने आपको बोला था कि अगर यूटिलाइज नहीं करते हैं या कम यूटिलाइज करते हैं, जितना भी यूटिलाइज नहीं करते हैं उतना अमाउंट टैक्सेबल होता है नॉर्मल स्लैब रेट में। नाउ व्हाट इज दिस नॉर्मल स्लैब रेट, आओ बताते हैं। अपने लिए जो नॉर्मल स्लैब रेट है वो है इंडिविजुअल का जो 60 ईयर के बिलो होता है वो वाला स्लैब रेट। अब वो स्लैब रेट क्या है? 2.5 लाख तक आप जितनी इनकम कमाओगे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। 2.5 से 5 लाख के बीच में आप जितनी इनकम कमाओगे उस पे आपको 5% का टैक्स देना है, 2.5 लाख के ऊपर जितना भी इनकम है उस पे। 5 लाख से 10 लाख के बीच में आप जितना भी कमाओगे तो 12,500 प्लस 20% अबव 5 लाख। 12,500 कहां से आया? इसका 5% आप करोगे तो 12,500 आएगा, ये प्लस जितना अमाउंट 5 लाख के ऊपर है उसका 20%। और अगर आप 10 लाख कमाओगे तो 1,12,500 यानी 12,500 ये वाला, और इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 लाख आएगा। तो 1,12,500 प्लस जितना भी अमाउंट 10 लाख के ऊपर है उसका 30%। ठीक है? क्या बोला? 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 5%, 5 से 10 20%, 10 के ऊपर 30%, 520 30, 520 30 अप टू 2.5 lakhs नो टैक्स। 2.5 to 5 5% अबव 2.5 लाख, 5 से 10 12,500 प्लस 20% अबव 5 lakhs एंड अबव 10 lakhs के ऊपर जाने से 1,12,500 प्लस 30% ऑफ 10,000। अब ये स्लैब बना हुआ है, ठीक है? ये जो डायरेक्ट स्लैब है, मतलब अगर तुम्हारे पास जो इनकम है वो 7 लाख रुपीज है तो तुम क्या करोगे? 12,500 करोगे, ठीक है? मान लो अपनी इनकम हुई 7 लाख रुपीज, तो 12,500 करेंगे बिकॉज वो यहां पे फॉल कर रहा है, प्लस करेंगे अपने 20%। किसका? 7 लाख माइनस 5 लाख, यानी 5 लाख के ऊपर जितना भी है उस पे। तो 7 लाख माइनस 5 लाख 2, और अपना हुआ 2 लाख का 20%, और इसमें मारेंगे 12,500 तो कितना आएगा? 52,500। अब एक पॉइंट याद रखना, ऑलवेज 4% HEC लगता है, ठीक है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है 4%, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलो एक बार फटाफट स्लैब देख लो सब कोई, उसके बाद फिर बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? 2.5 लाख तक नील, 2.5 के ऊपर 5%, 5 से 10 12,500 प्लस 20%, और 10 के ऊपर 1,12,500 प्लस 30% अबव 10 लाख। सबको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेगा जो भी मैं देने जा रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे आपकी पूरी क्लैरिटी आ जाएगी टैक्स रेट के ऊपर कि टैक्स रेट को कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है? कैमरा खोल लो दोस्तों, मेरे को दिखाई नहीं पड़ रहे हो, बस कुछ लोग दिखाई पड़ रहे हो, बाकी लोग कहाँ हैं? कहाँ खो गए? खो गए हम कहाँ, आ जाओ तुम यहां, आ जाओ। तो ये रहा आपके लिए पहला क्वेश्चन। टोटल इनकम इज 3 लाख, आंसर बताओ। 2.5 लाख तक तो नील था, 2.5 लाख के ऊपर 5% था, यानी 2.5 लाख हुआ यहाँ पे 50,000, 50,000 का 5%। क्या सबका आंसर आ रहा है 2,500? 2,500 सबका आंसर आ रहा है? हाँ सर आ रहा है, 2,500 अपने को आ रहा है। रिबेट वगैरह भी सब कुछ भूल जाना है। हाँ प्लस 4% करेंगे तो 2,600 हो जाएगा। रिबेट वगैरह पे भी ध्यान नहीं दे रहे, अभी सिर्फ और सिर्फ अपने टैक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, रिबेट को नहीं, रिबेट भूल जाओ। अच्छा मेरे को जो भी आंसर बताना आप तुम लोग प्लस 4% करके बताना, ठीक है? मतलब HEC एड ऑन करके हमको आंसर बताना। नेक्स्ट है मेरा टोटल इनकम 8,90,000, 8,90,000। आराम से ट्राई करो, कोई हड़बड़ी नहीं है। 2.5 लाख तक तो नील था, 2.5 से 5 मेरा 20% था, ओके। 5 से 10 नहीं नहीं नहीं, हाँ 5 से 10 था मेरा 20%, 2.5 से 5 नहीं नहीं नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा। 24 194 120 सबका आ रहा है, 94 120। हाँ सर इजी है ये तो, कितना इजी है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, अपने को करना था यहाँ पे
इसका हमने किया 20% ऐड किया, ठीक है। सबका आ रहा है 94 120, किसी का नहीं आ रहा तो जल्दी बताओ। शर्माना नहीं, घबराना नहीं है, क्लास है, ठीक है। कुछ नहीं आएगा तो बताऊंगा, यहाँ पे गलती कर लेना, एग्जाम हॉल में गलती नहीं करना अपने को, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें आगे जाके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। चलो द लास्ट, टोटल इनकम 15 लाख, लास्ट है एकदम। इसको सब सॉल्व कर लो, जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। तो इसको तो मेरे टू सेवन थ्री डबल जीरो, ठीक है। सबका आ गया, क्या बात है, वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा ये कब लगेगा, ये स्लैब तब लगेगा जब तुमने चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए खर्चा नहीं किया, चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए खर्चा नहीं किया। सर हमने अभी तक जो भी पढ़ा वो सब बुक में लिखा है क्या, किसी आप अपना मन से ही पढ़ा रहे हैं सब कुछ, आ जाओ बुक में, अब थोड़ा देख लेते हैं जो जो हमने पढ़ा। चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट में फिर फ्यूचर में जाके अमेंडमेंट हुआ, जो इंक्लूड वर्ड था उसको हटा के एंट्री हो गई मीन्स वर्ड की। जैसे ही मीन्स वर्ड की एंट्री हुई तो ये जो अब लिखा है बस यही करोगे तो ही चैरिटेबल, अदरवाइज वो चैरिटेबल नहीं कहलाएगा। चैरिटेबल ट्रस्ट में दो चीजें, एक है चैरिटेबल, एक है ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब क्या हो गया, भरोसा नहीं, संस्था, जो भी स्टैब्लिशमेंट है उसको बोलते हैं ट्रस्ट। चैरिटेबल मतलब क्या हो गया, जल्दी से बता दो मेरे साथ दोस्तों, मेडिकल रिलीफ, एजुकेशन, रिलीफ टू पुअर, प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट, योगा, या एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। अब देखो हुआ क्या, एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, अब लोग क्या करने लगे ना, लोग बिजनेस भी करने लगे और लोगों की भलाई भी करने लगे, और दोनों को चैरिटेबल ट्रीट करने लगे, बिकॉज ये तो ओपन एंडेड डेफिनेशन है। वो बोल दिया कि भैया जनता का भलाई हो रहा है मेरे धंधे से। गवर्नमेंट ने ये चीज नोटिस की कि वो बिजनेस कर रहे और टैक्स नहीं दे रहे, चैरिटेबल बोल के बच जा रहे हैं, बोलते रहे एनी अदर ऑब्जेक्ट में हम आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने सिंपल से एक लाइन एंट्री कर दी, बोली ट्रीटेड एज चैरिटेबल पर्पस तभी इफ एग्रीगेट रिसीव्ड फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी इज नॉट मोर देन 20% ऑफ टोटल रिसीव्ड। यानी एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो का ऑब्जेक्टिव है एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, वो अगर बिजनेस भी करता है तो गवर्नमेंट बोलती है कोई दिक्कत नहीं, तुम कर लो बिजनेस, बट तुम्हारा जो बिजनेस का रिसीप्ट है ना वो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए टोटल रिसीप्ट से। यानी डोनेशन या जितना भी तुमको सब कुछ मिला वो सब मिला के बिजनेस वाला 20 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, बिजनेस वाला 20% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा करते हो तो बढ़िया है, हम तुमको चैरिटेबल ट्रस्ट ट्रीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज छोटा मोटा बिजनेस सब चैरिटेबल ट्रस्ट करते हैं। 20% तक करो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 20% के ऊपर चला गया तब क्या होगा, 20% के ऊपर चला गया तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करेंगे, बस जो जो अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, जो जो एग्जेम्पशन, कॉर्पस डोनेशन वाला, 15% वाला, या जमा करने वाला, वो सब कुछ तुमको नहीं मिलेगा, बस वो सारी एग्जेम्पशन तुमको अवेलेबल नहीं होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला सिर्फ और सिर्फ इस वाले पॉइंट के लिए, और किसी के लिए नहीं है। यानी अगर हम रिलीफ टू पुअर करते हैं और बिजनेस से मेरा ग्रॉस रिसीप्ट होता है 40%, चलेगा? चलेगा। प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट करते हैं, बिजनेस से मेरा ग्रॉस रिसीप्ट होता है 80%, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एनी अदर वाले में जो फॉल कर रहा है ना, ओपन एंडेड वाले में, ये सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है और किसी के लिए नहीं है। हम चैरिटेबल ट्रस्ट हो गए तो क्या होगा, दो बेनिफिट मिलेगा, एक 11(1) 11(2) लर्न करना है, आ जाओ लर्न करना है। 11(1) और 11(2) दो मिलेंगे। 11(1) में अपने को क्या मिलेगा, फॉलोइंग इनकम एग्जेम्प्ट, कॉर्पस डोनेशन जितना मिला पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है, प्रोवाइडेड 11(5) के मोड में अपने उसको डाल दे। 15% स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑलवेज है, सबको अवेलेबल है। बचा जो 85% है वो भी अलाउ कर देंगे अगर तुम उसको चैरिटेबल पर्पस या रिलीजियस पर्पस इन इंडिया यूज करते हो, इंडिया के लिए यूज करते हो, ठीक है। अब अपने किस किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं, तुम कैपिटल एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, खर्चा करना, बताया था ना, तो कैपिटल एप्लीकेशन भी कर सकते हो, रेवेन्यू भी कर सकते हो, यानी बिल्डिंग भी खरीद सकते हो,
रेवेन्यू मतलब छोटे मोटे जो खर्चे हैं वो वाले भी कर सकते हो, दोनों अलाउड है। अगर तुम लैंड एंड बिल्डिंग खरीदोगे ना, तो लैंड एंड बिल्डिंग में दो चीजें होती है, अपने कैपिटल गेन में इसको इन डेप्थ में पढ़ेंगे, अभी बस समझो दो चीज होती है। एक होता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, एक होता है एक्चुअल जितना प्राइस हमने पे किया, एक्चुअल परचेज प्राइस। तो गवर्नमेंट बोलती है तुम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मत लेना, जब माइनस करोगे एप्लीकेशन में, तुम परचेज प्राइस माइनस करना। तुम क्या माइनस करना? परचेज प्राइस। स्टैम्प ड्यूटी को इग्नोर कर देना चैरिटेबल ट्रस्ट वाले चैप्टर में, ठीक है। दूसरी चीज, क्या मेरे को जो रुपया मिला हम दूसरे ट्रस्ट को दे सकते हैं क्या? तो गवर्नमेंट बोलती है हाँ दे सकते हो, डोनेशन टू अदर ट्रस्ट इज ऑल्सो अलाउड, और उसको भी एप्लीकेशन मानेंगे, बट कॉर्पस की तरह नहीं दे सकते हो। यानी एक ट्रस्ट दूसरे ट्रस्ट को कॉर्पस डोनेशन नहीं कर सकता है, एक ट्रस्ट दूसरे ट्रस्ट को कॉर्पस डोनेशन नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता बोल रहा हूं, इसका यह मतलब नहीं है कि नहीं कर सकता है, कर सकता है बट एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, ऐसे सोचो, ठीक है। नहीं कर सकता मतलब ऐसा नहीं, लॉ में नहीं लिखा है कि नहीं करो, अलाउड नहीं, ऐसा नहीं लिखा, करो बट एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, याद रखना, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है इसको अपने करेंगे आफ्टर पीजीबीपी, ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन से रिलेटेड पॉइंट है, वो शायद अभी नहीं समझेगा। तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? हम कैपिटल भी कर सकते हैं, हम रेवेन्यू भी कर सकते हैं, बट अगर लैंड बिल्डिंग खरीद रहे हैं ना, तो परचेज प्राइस देखना है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं देखना है। डोनेशन किसी और ट्रस्ट को कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट एज अ कॉर्पस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, बिकॉज देखो ऐसा कॉर्पस क्यों नहीं कर सकते, देखो इसका रीजन है, रीजन देखो, अगर एक ट्रस्ट दूसरे को कॉर्पस करती और हम लोग यहाँ पे भी अलाउ कर देते, तो वो तो यहाँ पे भी अलाउड है ना, जिसको मिल रहा है उसको भी लिए भी तो एग्जेम्प्ट है, जिसको मिल रहा है उसके लिए भी एग्जेम्प्ट है, जो देगा उसके लिए भी एग्जेम्प्ट है, तो फिर भैया कैसे चलेगा? तो गवर्नमेंट बोलती है एज अ कॉर्पस नहीं कर सकते हो तुम, ऐसे करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, ये वाला पॉइंट हमने पढ़ा। फिर हमने देखा एक्सप्लेनेशन, इसको बोलते हैं एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ये दो को बोलते हैं एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 11(1), एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 11(1). सबसे पहला सेक्शन हमने क्या देखा? 11(1), उसका अब अपने पढ़ने जा रहे एक्सप्लेनेशन। दो एक्सप्लेनेशन है, क्या है? एक तो इनकम अपने को रिसीव नहीं हुई बट अक्रूवल बेसिस में हमने रिकॉर्ड कर लिया, तो हम क्या करेंगे? डिक्लेरेशन फाइल करेंगे एओ के पास। हे एओ, हम तुमसे यह वादा करते हैं कि हम इस इनकम को अप्लाई कर देंगे, जिस साल ये हमको मिलेगा उस साल, या मैक्सिमम इमीडिएटली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी +1 ईयर के अंदर अप्लाई कर देंगे, वादा करते हैं तुमसे। ये डिक्लेरेशन कब तक फाइल करना होता है? रिटर्न फाइल करने से पहले, अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। रिटर्न जब लगाओगे उसके पहले ये दे देना डिक्लेरेशन। दूसरे सिनेरियो, इनकम रिसीव्ड लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, एंड में मिला है, क्या करे? डिक्लेरेशन फाइल करेंगे। हे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हम तुमसे यह वादा करते हैं कि इस इनकम को हम नेक्स्ट ईयर पक्का से अप्लाई कर देंगे। याद रखना यहां पे कुछ भी +1 नहीं है, +1 नहीं है। अगर ऐसा करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? डीम्ड एप्लीकेशन इन करंट ईयर, डीम्ड एप्लीकेशन मान के माइनस कर सकते हैं। If such amount is not applied, then such part of income shall be treated at 30% under section 115 BBI। यानी वादा तोड़ा तो भैया 30% से टैक्स देने के लिए रेडी रहना, 30% से टैक्स देने के लिए रेडी रहना। अब सिंस अपने इस पॉइंट पे पहुंच गए तो तुमको कलर कॉम्बो भी बता देते हैं एक बार बुक का। तो जितना भी ये पर्पल कलर से लिखा हुआ है वो अमेंडमेंट है, ठीक है, वो अमेंडमेंट है, उस पर अपने को स्पेसिफिक फोकस करना है। जनरली जो हाईलाइट आपको दिखेगा वो येलो कलर से दिखेगा हर एक के ऊपर। अगर आपको किसी भी प्रोविजन के ऊपर हाईलाइट दिखेगा इस वाले कलर से, मरून कलर से, तो समझ लेना वो अमेंडमेंट है। तो दो अमेंडमेंट हाईलाइट करके रखें। अगर सिंगल लाइन है तो वो पर्पल कलर से लिखा होगा, और अगर वो मतलब एक पर्टिकुलर पैराग्राफ फॉर्मेट में तो वो ब्राउन से हाईलाइटेड होगा। ब्राउन नहीं है, जो भी कलर है ये मरून कलर, उससे हाईलाइटेड होगा, ठीक है। सर आप कलर ब्लाइंड है क्या? कलर ब्लाइंड है तो कलर बुक बनाता क्या मैं? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट 11(2), आ जाओ पेज नंबर 23, 11(2). अगर 85% इनकम हम अप्लाई नहीं करते, बट क्या करते? अक्यूमुलेट और सेट अपार्ट। अक्यूमुलेट कर रहे हैं और उठा के साइड में रख दे रहे हैं, ठीक है। इसके लिए क्या जमा करना पड़ता था? फॉर्म 10 जमा करना पड़ता था, जिसमें हम क्या बताते थे? पर्पस बताते थे, पीरियड बताते थे। मैक्सिमम कितना पीरियड हो सकता है? 5 इयर्स हो सकता है, ठीक है। पैसे को किस में डालना है? 11(5) मोड में डालना है।
क्या दूसरे ट्रस्ट को डोनेट कर सकते हैं क्या? ये एक्यूमुलेशन डोनेट कर सकते हैं क्या? नहीं, ये एक्यूमुलेशन किसी भी और ट्रस्ट को डोनेट नहीं करोगे, तुमने एक्यूमुलेट किया है, तुम्ही को खर्चा करना है। अच्छा, एग्जेम्पशन विड्रॉन 11-12 का, और इसका सेक्शन नंबर है 11-3, चाहो तो लिख सकते हो, पूछते हैं कभी कभी 11-3। एग्जेम्पशन विड्रॉ करने का सेक्शन नंबर है 11-3। एग्जेम्पशन कब विड्रॉ होगा तुम लोग को पता है, देखो बताऊंगा तो भी समझ जाओगे। अगर हमने अप्लाई कर दिया पर्पस अदर देन द पर्पस फॉर विच इट वाज एक्यूमुलेटेड, सही है, हमने बोला था बिल्डिंग बनाएंगे बट हम योगा में जाके खर्चा कर दिए, चलेगा? नहीं चलेगा, एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा। या हम इसको सीज टू रिमेन इन्वेस्टेड इन 11-5 मोड, यानी हम बॉन्ड में डाले थे गवर्नमेंट वाला, बेच दिए गवर्नमेंट बॉन्ड को 5 साल पहले ही, तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा, इट इज एग्जेम्पशन विड्रॉन, ठीक है। या हम डोनेट कर देते किसी और ट्रस्ट को, चलेगा? नहीं चलेगा भैया, नहीं कर सकते हो, मत करना। और या तो फिर हमने यूटिलाइज नहीं किया विद इन स्पेसिफिक टाइम, ध्यान दो पर्पल से है, पर्पल मतलब अमेंडमेंट है, ठीक है। तो ये टैक्सेबल होगा इन द लास्ट प्रीवियस ईयर ऑफ द पीरियड। अब लास्ट प्रीवियस ईयर है मेरे दोस्तों, ध्यान देना, फाइनेंशियल ईयर को प्रीवियस ईयर बोलते हैं इनकम टैक्स में, ठीक है। यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर मतलब ये मत समझना कि पीछे वाला साल, पीछे वाले साल को इनकम टैक्स में बोलते हैं प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, याद रखना, ठीक है। प्रीवियस ईयर मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर, तो बोलते हैं जो भी लास्ट फाइनेंशियल ईयर है, यानी अगर तुमने थर्ड ईयर के लिए रखा है तो थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के लिए रखा है तो फोर्थ ईयर, तो उस वाले साल पे उस पे टैक्स लगा देंगे, उस वाले साल पे उस पे टैक्स लगा देंगे। अब जो टैक्स लगेगा ऐसे करो और यहां लिख दो 115 बीबीआई, क्या लगेगा? 115 बीबीआई एट द रेट 30%, एट द रेट 30% लगेगा। अब मान लो हमने यूटिलाइज नहीं किया 3 साल तक, तो थर्ड ईयर में लगेगा, ये तो यूटिलाइज वाली बात हो गई। मान लो अगर हमने बोला था बिल्डिंग बनाएंगे, 3 साल के लिए हमने एक्यूमुलेशन किया था, और सेकेंड ईयर में हमने पूरा पैसा योगा में खर्चा कर दिया, तो बताओ 115 बीबीआई कब लगेगा, थर्ड ईयर में या सेकेंड ईयर में? सेकेंड ईयर में, जिस साल उल्लंघन किया उस साल लगेगा। तुम बोले थे कि जमा कर रहे हो बिल्डिंग के लिए, योगा में पूरा रुपया खर्चा कर दिया सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर में लगेगा। दूसरी चीज, 3 साल के लिए हम एक्यूमुलेट कर रहे थे बिल्डिंग के लिए, 11-5 मोड में डाले थे, फर्स्ट ईयर में ही हमने सिक्योरिटी बेच के 11-5 मोड से हटा दिया उसको, तो बताओ फर्स्ट ईयर पे टैक्स लगेगा या थर्ड ईयर पे लगेगा? फर्स्ट ईयर पे लगेगा, ठीक। मान लो हम एक्यूमुलेशन कर रहे थे 4 साल के लिए, 4 साल के लिए एक्यूमुलेशन कर रहे थे, और थर्ड ईयर में हमने किसी और ट्रस्ट को डोनेट कर दिया, हमसे लगा हमसे नहीं संभलेगा, हमने दूसरे ट्रस्ट को कर दिया, तो थर्ड ईयर में टैक्स लगेगा, ठीक है। और मान लो कि हम 4 साल के लिए एक्यूमुलेट कर रहे थे और चौथे ईयर में हमने खर्चा नहीं किया, तो किस साल टैक्स लगेगा? फोर्थ ईयर में लगेगा। शाबाश, समझ में आया क्लैरिटी कब क्या टैक्स लगेगा? तो यही लिखा है इसमें, टैक्सेबल इन प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर, कौन से फाइनेंशियल ईयर? जिस साल हमने अप्लाई कर दिया है, मतलब किसी और पर्पस के लिए, अदर पर्पस के लिए, या हमने सीज टू इन्वेस्ट कर दिया 11-5 मोड में, या हमने डोनेट कर दिया किसी और ट्रस्ट को। और फोर्थ नंबर के लिए तो भैया पीरियड खत्म, टैक्स दे दो, पीरियड खत्म, पैसा नहीं इन्वेस्ट किया, टैक्स दे दो। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, मैंने बोला था मैं 10 लाख रुपए एक्यूमुलेट करूंगा और 10 लाख की मैं बिल्डिंग बनाऊंगा, मैंने थर्ड ईयर में बिल्डिंग बनाई, थर्ड ईयर 3 ईयर के लिए मैंने बोला था, और थर्ड ईयर में मैंने बिल्डिंग बना दी, और बिल्डिंग 8 लाख की बनी है, 2 लाख की नहीं बनी, तो क्या उस 2 लाख पे टैक्स लगेगा क्या? हाँ जी, तो उस 2 लाख पे भी टैक्स लग जाएगा, बिकॉज अपने जब बोले हैं कि पूरा एक्यूमुलेट करेंगे तो या तो पूरा खर्चा करो, तो जितना बचा उस पे 115 बीबीआई मार देंगे 30%। ये चीज का अपना याद रखना, वादा किया है तो वादा निभाओ, एस्टिमेशन सही से निकालो, गलत एस्टिमेशन क्यों निकाल रहे हो? तो ये बात यहाँ पे रही। टैक्स रेट क्या लगता है? नॉर्मल स्लैब रेट लगता है, इंडिविजुअल वाला जो हमने बताया वही वाला स्लैब रेट इसमें लग जाता है। एक्सेस हुआ तो, एक्सेस हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक्सेस को अपने नॉर्मल एप्लीकेशन ट्रीट करेंगे, बिकॉज चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस के लिए बिल्डिंग बना रहे हो ना, तो देखो रेवेन्यू भी अलाउड होता है, कैपिटल भी अलाउड होता है, तो अगर एक्सेस कर दोगे तो उसको नॉर्मल ट्रीट कर देंगे कैपिटल में अपने, एंड वो अलाउ कर देंगे, ठीक है। एक्सेस का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कम का। वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, नहीं तो जुर्माना भरना पड़ेगा,
वाह वाह, क्या बात है। अब आते हैं अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। 115 बीबीसी। अभी देखो क्या क्या लर्न किया, पहले ये देख लेते, ठीक है। नोट डाउन कर लो अपने बुक नोटबुक में। सबसे पहले 11.1 हमने पढ़ा, फिर हमने पढ़ा एक्सप्लेनेशन टू 11.1, फिर हमने पढ़ा 11.2। 11.2 किसका, एक्यूमुलेशन वाले को 11.2 बोलते हैं, ठीक है। अगर अपने उसको एग्जामिशन विड्रॉ हो जाता है कब, जब अपने कोई प्रोविजन पालन नहीं करते, उसको बोलते हैं 11.3, ठीक है। फिर हमने ओवरऑल पढ़ा 115 बीबीआई, 115 बीबीआई 30% वाला, जो कि एक अमेंडमेंट भी है। अब अपने पढ़ने जा रहे हैं 115 बीबीसी, एनोनिमस डोनेशन। 115 बीबीसी एनोनिमस डोनेशन। अब एनोनिमस डोनेशन मतलब होता है गुप्त दान, मतलब जिसमें नाम नहीं लिखा होता है। जो डोनेशन मिलता है उसमें कोई नाम नहीं लिखा होता, पता नहीं होता है किसका है। तो देखो एनोनिमस डोनेशन से पता नहीं है किसका है, तो यहाँ ब्लैक व्हाइट होने का चांसेस ज्यादा है। क्या लगता है, ज्यादा है कि नहीं है? बिल्कुल ज्यादा है। तो गवर्नमेंट बोलती है एनोनिमस डोनेशन पे हम 30% का टैक्स लगाएंगे। एनोनिमस डोनेशन पे हम 30% का टैक्स लगाएंगे, बट कुछ माइनस भी करने देंगे। क्या माइनस करेंगे बताएंगे, मतलब इंटायर एनोनिमस डोनेशन पे 30% नहीं लगेगा, कुछ अमाउंट माइनस करने देंगे तुमको। क्या माइनस करने देंगे अभी बताते हैं। तो सिंपल सी बात हुई, एनोनिमस डोनेशन पे 115 बीबीसी में 30% से टैक्स लग जाएगा। ओके, अब कैलकुलेशन कैसे करना होता है। जितना भी तुमको एनोनिमस डोनेशन मिला, यानी जितना भी तुमको गुप्त दान मिला, वो सारा ले लो टोटल। तो ये एग्जांपल है, मान लो 5 लाख मिला है मेरे को, तो हमने ले लिया 5 लाख। जनरली इस 5 लाख पे 30% लग जाना चाहिए था 115 बीबीसी के हिसाब से, बट गवर्नमेंट बोलती है कि कुछ चीज माइनस करने देते हैं, टेंशन मत लो। बोलते हैं 5% ऑफ टोटल डोनेशन या 1 लाख। अच्छा, ये 1 लाख की फिगर एग्जांपल नहीं है, एक्चुअल है, ठीक है। या तो 5% ऑफ टोटल डोनेशन या तो 1 लाख, विच एवर इज हायर। ये दोनों में जो भी हायर है वो फिगर तुम माइनस कर सकते हो। तो एग्जाम्पल के लिए समझ लो 5% ऑफ टोटल डोनेशन हुआ 3 लाख रुपए, ठीक है। तो 3 लाख और 1 लाख कौन सा हायर है? 3 लाख हायर है। तो हमने क्या करेंगे, 3 लाख माइनस कर सकते हैं इस 5 लाख में। तो इस 5 लाख में हम 3 लाख को माइनस करेंगे, रिमेनिंग बचा 2 लाख। अब इस 2 लाख पे हम 30% से टैक्स लगा देंगे, इस 2 लाख पे हम 30% से टैक्स लगा देंगे। इसको बोलते हैं 115 बीबीसी, 115 बीबीसी। अब ये जो 3 लाख रुपए हमने माइनस किए हैं, तो तुमको ऐसा लग रहा होगा कि 5 लाख में से 3 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ 2 लाख पे 30% लगेगा। ऐसा ही लग रहा है ना? तो गवर्नमेंट बोलती है ना 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 ना, ऐसा नहीं है। इस 5 लाख में 2 लाख पे तो 30% से टैक्स लगेगा, और ये जो 3 लाख है ना, ये मैं छोड़ूंगा नहीं, इस पे मैं लगाऊंगा नॉर्मल टैक्स, प्रोवाइडेड अगर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं किया तो, यानी जितना कम यूटिलाइज किया उतने पे टैक्स लगेगा, नॉर्मल टैक्स रेट पे, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, तुम मंदिर जाते हो तो 10-20 रुपए तो सभी चढ़ाते हैं। अब क्या 10 रुपए पर अपना नाम लिख के चढ़ाते हो क्या? ऑब्वियसली नाम लिख के नहीं चढ़ाते, अपने तो चढ़ा देते हैं, बस डोनेशन बॉक्स में डाल देते हैं, मस्जिद या जो भी है जहां पे भी तुम्हारा रिलीजियस प्लेस है वहां पे जो भी अपने रुपए डालते हैं, तो उसमें नाम थोड़ी ना लिखते हैं, 10 रुपए सुमित लिख दिया डाल दिया, ऐसा थोड़ी होता है। तो इस सिनेरियो में वो भी तो एनोनिमस डोनेशन है, बिकॉज उसमें नाम पता तो कुछ है नहीं। अब रिलीजियस के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है कि अपने ट्रेस कर सके एनोनिमस डोनेशन को, तो वहां, और ऐसा भी नहीं होता है कि दान खाता में अचानक से कोई ऐसे खोलेगा 1 करोड़ रुपए उसके अंदर से निकलेंगे, 1 करोड़ थोड़ी निकलेंगे, सब तो छोटे छोटे अमाउंट डालते हैं। तो इसीलिए रिलीजियस प्लेस को 115 बीबीसी से बाहर कर दिया। तो क्या इसका ये मतलब होता है एनोनिमस डोनेशन बाय रिलीजियस ट्रस्ट, रिलीजियस पर्पस यानी जो भी टेंपल वगैरह है उस पर टैक्स ही नहीं लगता है, ऐसा बोल रहा हूं? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। नॉर्मल टैक्स तो लगता है, 115 बीबीसी नहीं लगता है, यानी 30% से टैक्स नहीं लगता है, नॉर्मल टैक्स लगेगा। जो भी नॉर्मल टैक्स है वो नॉर्मल टैक्स तो उस पर लगेगा ही लगेगा। ओके, अब देखते हैं कि टोटल डोनेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है। टोटल डोनेशन में तुमको एनोनिमस डोनेशन लेना है, कॉर्पस डोनेशन लेना है, वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन लेना है। अच्छा, ट्रस्ट को ना कभी कभी ना गवर्नमेंट से भी ग्रांट मिलता है, गवर्नमेंट ग्रांट तुमने पढ़ा होगा इंडियस वगैरह में। तो गवर्नमेंट से जो ग्रांट मिलता है ना ट्रस्ट वगैरह को,
उसको लेना है कि नहीं लेना है, इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है आईसीआई के एंड से, पहले बता देता हूं, कोई भी क्लैरिटी नहीं है। वो किसी में नहीं लेते हैं, किसी में ले लेते हैं, किसी में लेते हैं, किसी में नहीं लेते। अपने क्या करेंगे, अपने एज पर सोल्यूशन सॉल्व करेंगे, अगर लिया होगा तो लेंगे, नहीं लिया होगा तो नहीं लेंगे। एग्जाम में क्या करना है देखते हैं, वेट करते हैं, कोई आरटीपी एमटीपी में कोई क्वेश्चन आता है जिससे क्लैरिटी आती है तो उस हिसाब से देखते हैं, डिसाइड करते हैं। फिलहाल के लिए अभी आप समझो ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन इंस्टीट्यूट। ग्रॉस रिसीव फ्रॉम ट्यूशन फीस, अब मान लो चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो ट्यूशन भी पढ़ाता है और उसकी फीस उसको मिलती है, क्या ट्यूशन फीस डोनेशन होती है क्या? डोनेशन थोड़ी होती है। डोनेशन मतलब क्या होता है, दान। ट्यूशन फीस दान थोड़ी है, तो उसको इंक्लूड मत करना, उसको इंक्लूड मत करना, ठीक है। और 1 लाख तो एक्चुअल फिगर है। सर हमको समझ में आ गया। सर एक क्वेश्चन दीजिए, सर प्लीज सर एक क्वेश्चन दीजिए, मजा आ जाएगा। तो चलो ये आपका पहला क्वेश्चन। टोटल डोनेशन इंक्लूडिंग एनोनिमस डोनेशन इज 10 लाख, एनोनिमस डोनेशन इज 4 लाख। अपने को 115 बीबीसी कैलकुलेट करना है। पहला क्वेश्चन चलो मैं साथ देता हूं तुम लोग का। सबसे पहले अपने क्या लिखेंगे, एक्चुअल एनोनिमस डोनेशन कितना है, 4 लाख है। इसमें से अपने को लेस करना है क्या, 1 या 2। 2 में अपना 1 लाख का जो फिगर है वो फिक्स्ड है, 1 लाख है ही। यहां पे क्या है, 5% ऑफ टोटल डोनेशन। क्या टोटल डोनेशन इज इंक्लूडिंग एनोनिमस डोनेशन? हाँ जी, एनोनिमस डोनेशन इंक्लूडिंग है। तो हम करेंगे 10 लाख का 5%, कितना आएगा, 50,000। ठीक है, अपने को क्या लेना है, ये दोनों का हायर। हायर कितना है, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। बचा कितना, 3 लाख रुपए। तो इस 3 लाख पे क्या लगेगा, इस 3 लाख पे लगेगा 30% से टैक्स, और ये 1 लाख चला जाएगा, और ये 1 लाख रुपया चला जाएगा नॉर्मल कॉम्प्यूटेशन में। नॉर्मल कॉम्प्यूटेशन कैसे होता है सीखेंगे, अभी बस इतना समझो, नॉर्मल कॉम्प्यूटेशन पे चला जाएगा, और इस 3 लाख पे लग जाएगा 30% से टैक्स। सेक्शन नंबर 115 बीबीसी, 115 बीबीसी, 115 बी नहीं, 115 बी दूसरा सेक्शन है, 115 बीबीसी। ठीक है सर एक क्वेश्चन हम लोग को भी करने दीजिए ना सर, प्लीज सर। चलो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन। फिगर चेंज कर रहा हूं एक बार, एक सेकेंड ना। $60 लाख, टोटल डोनेशन 60 लाख, एनोनिमस डोनेशन 3 लाख। जल्दी बताओ 115 बीबीसी में कितना आएगा? शून्य, नील, 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 नील। समझ गए सब, इजी था। चलो फिगर फिर से चेंज करता हूं, अब सॉल्व करना। $20 लाख, 2 लाख। ओके सिंपल है। टोटल डोनेशन अपने पास कितना है, 20 लाख। 20 लाख का किया हमने, 5% आया 1 लाख। 1 लाख, 1 लाख विच एवर इज हायर, 1 लाख इज हायर। तो 3 लाख में से 1 लाख हमने माइनस किया, आया 2 लाख। तो 2 लाख पे लगेगा 115 बीबीसी, और 1 लाख पे लगेगा नॉर्मल कॉम्प्यूटेशन, यानी वो नॉर्मल कॉम्प्यूटेशन में चला जाएगा। अभी तक कुछ भी टफ लगा क्या, कि ये टफ है, नहीं समझ में आ रहा है, भेजे में नहीं जा रहा है, कुछ नहीं है, लिंक है, ठीक है। अब एक छोटू सा अमेंडमेंट वाला पॉइंट है, वो देख लेते, एकदम छोटू सा। देखो ये है मॉस्क, टेम्पल एक्सेट्रा वगैरह के लिए, ठीक है। सिंपल सी बात बोलता है, बहुत सीधी सी बात बोलता है। अगर एक टेम्पल और मॉस्क को रुपया मिलता है, इनकम मिलती है, डोनेशन मिलता है, फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर एंड रेनोवेशन, किसके लिए मिल रहा है, रिपेयर एंड रेनोवेशन। तो गवर्नमेंट बोलती है तुम इसको सिर्फ और सिर्फ रिपेयर एंड रेनोवेशन के लिए ही खर्चा करना, किसी और के लिए खर्चा मत करना। अगर तुमको रिपेयर एंड रेनोवेशन के लिए मिलता है तो रिपेयर एंड रेनोवेशन के लिए ही खर्चा करना। हाँ नॉर्मली डोनेट कर सकते हैं, बट नॉट कॉर्पस डोनेशन, राइट विधि, करेक्ट।
ठीक है, व्हाट्स नॉट कवर्ड इन टोटल डोनेशन, करते हैं क्वेश्चन करते हैं तब समझेगा। अब इस पे आओ, एक्सप्लेनेशन 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट है इसमें। क्या अमेंडमेंट है, बोलता है अगर तुमको, हाँ चर्च वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें, टेम्पल मॉस्क चर्च सब कुछ, अगर रिपेयर एंड रेनोवेशन के लिए रुपया मिला है तो उसको रिपेयर एंड रेनोवेशन के लिए खर्चा करना, योगा मेडिकल रिलीफ वगैरह के लिए खर्चा मत कर देना, सिर्फ और सिर्फ रिपेयर एंड रेनोवेशन के लिए खर्चा करना। तो क्या बोलते हैं, एनी सम रिसीव्ड एज वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन बाई ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन को वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन मिला, पर्पस क्या है, रेनोवेशन और रिपेयर ऑफ टेम्पल मॉस्क गुरुद्वारा चर्च सारे प्लेसेस जो भी हैं इस टाइप के, उन सब के लिए। तो देखो दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन उसको तुम ट्रीट कर लो कॉर्पस डोनेशन, अगर कॉर्पस डोनेशन तुम उसको ट्रीट कर लोगे और उसको तुम यूटिलाइज करोगे फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस ओनली, तो उस सिनेरियो में अगर सीडी है तो क्या होता था, याद है सीडी होता था तो क्या होता था, सीडी होता था तो 100% एग्जेम्प्ट हो जाता था, यानी कोई भी पैसा नहीं देना है। क्या है, अप्लाई करना है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस, यानी जिसके लिए मिला उसी के लिए करना है। नॉट यूटिलाइज फॉर मेकिंग डोनेशन टू एनी अदर पर्सन, किसी और को डोनेट मत कर देना या किसी और ट्रस्ट को डोनेट मत कर देना। सेपरेटली आइडेंटिफाइबल, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेपरेटली दिखना चाहिए, मिक्स मैच मत कर देना, एंड वही अपना 11.5 के मोड में डाल के रखना। अगर वायलेट करते हैं अपने, तो जितना भी अपने कॉर्पस ट्रीट किए तो उसको डीम्ड इनकम मानेंगे ऑफ द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग विच द वायलेशन टेक्स प्लेस, जिस साल वायलेट किया उस साल अपने उसको एज एन इनकम ट्रीट कर लेंगे। तो हमने क्या बोला, अगर तुमको रिपेयर मिलता है, रिपेयर्स रेनोवेशन टेम्पल मॉस्क गुरुद्वारा के लिए, तुम उसको उसी काम के लिए यूज करना। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुमको एक ऑप्शन मिलेगा कि तुम इसको कॉर्पस डोनेशन ट्रीट कर सकते हो। अगर तुम इसको कॉर्पस डोनेशन ट्रीट करोगे तो भैया 100% एग्जाम्शन, यानी 15% माइनस करने से पहले ही तुम इसको माइनस कर सकते हो। एंड वही है 11.5 मोड में डाल के रखना है, सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, सेम पर्पस के लिए यूज करना है, और भैया किसी और को डोनेट मत करना, किसी और को डोनेट मत करना, अदरवाइज जितना कॉर्पस डोनेशन माना गया था, जिस साल ये सारा काम कर दोगे उस साल वो उसको इनकम मान लेंगे अपने, उस साल उसको अपने इनकम मान के टैक्स लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा, एक छोटू सा पॉइंट हमने देखा, बहुत छोटू सा। अब एक छोटू सा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 31। सर हमारे पास तो क्वेश्चन है ही नहीं, कोई बात नहीं, स्क्रीन तो है, स्क्रीन में देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, करोड़ में बात चल रही है। सबसे पहले एक इंस्टीट्यूशन है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, क्या प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इज अ चैरिटेबल एक्टिविटी, क्या एजुकेशन इज अ चैरिटेबल एक्टिविटी, यस, सो क्या चैरिटेबल ट्रस्ट है, हाँ। और अब सेक्शन 11 पता है सबको, सर पता है सेक्शन 11 तो अपने को पता ही है, वो एग्जामिशन वाले की बात कर रहा है ये। ठीक है, अपने को फीस कलेक्ट हुआ है स्टूडेंट से 14 करोड़ का, हमने कंस्ट्रक्शन किया, हमने क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन किया है न्यू कंप्यूटर साइंस लेबोरेटरी 0.5 मतलब 50 लाख का। क्या 50 लाख का कंस्ट्रक्शन करना खर्चा है, हाँ। क्या ये खर्चा एप्लीकेशन है, हाँ, इट विल बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन। दूसरी चीज, लैंड हमने एक्वायर किया है क्रिकेट फील्ड के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, क्या लैंड भी मतलब क्या कैपिटल एक्सपेंस भी कर सकते हैं, लैंड भी परचेज कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो क्या ये एक्सपेंस है, हाँ एक्सपेंस है, मतलब ये अपना ये है, क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन है। ठीक है, दूसरी अमाउंट इम्बार्क्ड एंड सेव्ड अपार्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 8 ब्लॉक्स विद इन नेक्स्ट 4 ईयर्स, यानी क्या ये एक्यूमुलेशन की बात कर रहा है क्या, जल्दी से यार एक्यूमुलेशन का सेक्शन नंबर बता दो तो मजा आ जाएगा मेरे को, जल्दी से सेक्शन नंबर बता दो। 11.2, शाबाश, 11.2 में हम एक्यूमुलेट करते हैं। ठीक है, ओके, तो ये एक्यूमुलेशन को क्या हम डीम्ड एप्लीकेशन ट्रीट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, सर सिंपल है, ग्रॉस रिसीप्ट अपना कितना है 14 करोड़, हम क्या करेंगे, हम करेंगे सबसे पहले 15% का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस, भूलना मत गलती से भी। तो 14 इंटू 15% हमने माइनस किया, आया कितना 11.9। अब हमने अप्लाई कर दिया,
क्या इस 50 लाख को अपने ट्रीट कर सकते हैं एप्लीकेशन? यस कर सकते हैं। 2 करोड़ को कर सकते हैं, 4 करोड़ को भी कर सकते हैं। तो हम किसको किसको ट्रीट कर सकते हैं? 0.50 को कर सकते हैं, 2 को कर सकते हैं, 4 को ट्रीट कर सकते हैं। हमने इसको क्या ट्रीट किया? एप्लीकेशन। एग्जाम में कैसे लिखेंगे? लेस एप्लीकेशन, उसके बाद 1 2 3 4 जितना भी है वो सारा चीज लिखेंगे। 11.5 माइनस 0.5 माइनस 2 माइनस 4, सबका आंसर कितना आ रहा है? 5.4 आ रहा है क्या? तो क्या इस 5.4 करोड़ पे नॉर्मल टैक्स लगेगा? हाँ सर, नॉर्मल टैक्स लगेगा। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, तुम्हारे हिसाब से यहाँ पे एक वर्किंग नोट जाना चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो तो जाना ही चाहिए। तुम्हारे हिसाब से कौन सा वर्किंग नोट होना चाहिए? 11.2 वाला वर्किंग नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्या इसमें लिखा है क्या उसने फॉर्म 10 जमा किया, ऐसा कुछ लिखा है? कुछ नहीं लिखा है। सो वी हैव टू अज्यूम दैट ही हैज सबमिटेड फॉर्म 10 बिफोर आरओआई। उसमें उसने पर्पस बताया है एंड पीरियड बताया है। सिंस पीरियड इज 4 ईयर तो ये अपना चलेगा, बिकॉज मैक्सिमम 5 ईयर्स होता है। हाँ, कंस्ट्रक्शन इज डन, ये वाला भी अपने एक अज्यूम कर सकते हैं। तो देखो 11.2 का यहाँ पे एक वर्किंग नोट गया है, कैन नॉट एक्सीड 5 ईयर्स, अपना 5 ईयर्स एक्सीड ही नहीं कर रहा है, तो अपने ये वाला काम कर सकते हैं। फॉर्म 10 जमा कर सकते हैं ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम टू असेसिंग ऑफिसर, जिसमें अपने क्या बताएंगे? पर्पस बताएंगे फॉर विच इनकम इज एक्यूमुलेटेड, और पीरियड बताएंगे। ठीक है, अगर अपने ऐसा कर देते हैं तो इस इंस्टीट्यूशन को 4 करोड़ को इन्वेस्ट करना है। स्पेसिफाइड फॉर्म लिखा है, क्या मैं 11.5 लिख सकता हूं? हाँ जी, 11.5 मोड। अच्छा, जो जो पॉइंट हमने पढ़ा, क्या वो हर एक पॉइंट पे वर्किंग नोट है? यहाँ पे हर एक पॉइंट वर्किंग नोट में लिखा है? हाँ जी। यानी क्या कॉन्सेप्ट बुक में जो पॉइंट्स है उसी को अच्छे से पढ़ के वर्किंग नोट की तरह यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ठीक है, बस लिखना कैसे वो कंपाइलर से सीखेंगे कि लिखना कैसे। पॉइंट्स तो पता है, सिर्फ पॉइंट्स के मार्क्स थोड़ी है, उसको तो लिखना भी पड़ेगा। तो वो अपने कंपाइलर से सीखेंगे, धीरे धीरे सीख जाएंगे, अभी तो स्टार्ट हुआ है जस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज हो गई। अब एक और पॉइंट इसमें लिखा है कि लैंड एक्वायर्ड एंड मेंट फॉर यूज एज क्रिकेट फील्ड फॉर स्टूडेंट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड फॉर प्रोमोटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन सो एलिजिबल फॉर डिडक्शन। अपना काम क्या था? पढ़ाई करना। बट पढ़ाई का स्कूल मतलब क्या होता है? सिर्फ पढ़ाई थोड़ी होता है, अदर एक्टिविटीज भी तो उसमें इंक्लूड होती है। सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एजुकेशन, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। ओके दोस्तों, तो अभी तक क्या पढ़ा, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। शुरुआत कहां से हुई थी? अब शायद ये शुरुआत वाला कहानी तुमको समझ में आ रहा होगा। एक चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट था, उनके पास अंधा पैसा था, वो ब्लैक को व्हाइट कर देते थे, क्योंकि 100% एग्जेम्पशन उसको मिलता था। गवर्नमेंट का दिमाग खराब हुआ, गवर्नमेंट ने बोला उठ जाओ सब उठ जाओ, जो जो सो गए थे उठ जाओ। गवर्नमेंट ने बोला एक काम करते हैं, अगर तुम चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए खर्चा करोगे तो 100% एग्जाम करेंगे। तो कुछ शातिर लोगों का दिमाग बहुत तेज चला और उन्होंने क्या किया? उन्होंने फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया तो गवर्नमेंट ने 2 बेसिक कंडीशन डाली। पहली बात तो भैया तू रजिस्ट्रेशन ले ले 12 AB में ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। दूसरी चीज, तुम चैरिटेबल पर्पस के लिए एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब चैरिटेबल पर्पस मतलब क्या होता है? मेडिकल रिलीफ, एजुकेशन, रिलीफ टू पुअर, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट, योगा, एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट फॉर जनरल पब्लिक यूटिलिटी इज कंडीशनल। व्हाट इज द कंडीशन? कि एग्रीगेट रिसीव फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी शुड नॉट बी मोर देन 20% ऑफ टोटल रिसीव्ड। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी जितनी इनकम है ना वो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट कर देंगे, अगर तुम चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस के लिए उसको लगाते हो इन इंडिया। अब एक्सपेंस को अपने अब से क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन। अगर अपने उसको एप्लीकेशन करते हैं, अप्लाइड करते हैं फॉर चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस इन इंडिया, तो अपने को मिल जाएगा डिडक्शन। अब प्रॉब्लम यहां पे है कि अगर नहीं लगाया तो, और एडमिन एक्सपेंस के लिए तो गवर्नमेंट बोलती है 15% तो तू एडहॉक ले ले, जो करना कर, हमको कोई मतलब नहीं है, 15% तू माइनस कर ले। तो 15% माइनस कर दिया, रिमेनिंग जो बचा वो चैरिटेबल और रिलीजियस में लगा दो। अगर नहीं लगा पाए, यानी जितना कम लगाया वो चला जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा नॉर्मल टैक्स रेट से। नॉर्मल टैक्स रेट तक अगर एक बार पहुंच गए तो आप उसको भी देख लेते। तो नॉर्मल टैक्स रेट 2.5 लाख तक है, नील। 2.5 से 5 लाख है 5% अबव 2.5 लाख। 5 से 10 है 12,500 प्लस 20% अबव 5 लाख। अबव 10 लाख के ऊपर है 1,12,500 प्लस 30% अबव 10 लाख। तो नॉर्मल टैक्स रेट अपने पे लग जाएगा। तो हमने बोला यानी अगर हम 200 रुपया कमाते हैं तो 15% स्टैंडर्ड डिडक्शन एडहॉक। गवर्नमेंट बोली हाँ 30 माइनस कर लो, 170 को चैरिटेबल और रिलीजियस में लगा दो।
बट मान लो कि अगर मेरे को रुपया मिला ईयर के एंड में मिला तो उसको कैसे लगाऊं, तो गवर्नमेंट बोलते कोई बात नहीं, तुम मेरे को डिक्लेरेशन फाइल कर दे कि तू इसको नेक्स्ट ईयर, पक्का नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर देगा फॉर चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस। अगर ऐसा करता है तो करंट ईयर में इसको डीम्ड एप्लीकेशन मान के 100 माइनस करने देंगे। ओके, मान लो अक्रूवल बेसिस पे इनकम बुक कर लिया पर इनकम मिला नहीं, तो गवर्नमेंट बोलती है जिस साल मिला उस साल या उसके नेक्स्ट ईयर तक उसको अप्लाई कर देना चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस के लिए। दोनों का अगर वादा तोड़ा तो 115 बीबीआई 30% से बेटा टैक्स तुमको पे करना पड़ जाएगा। अब मेरे को एक्यूमुलेट करना है, तो गवर्नमेंट बोलती है 11(2) है, 11(2) में जाके तुम एक्यूमुलेशन कर लो, मैक्सिमम 5 साल, पर्पस बता दो, फॉर्म 10 जमा कर दो, 11(5) के मोड में डाल दो, किसी और ट्रस्ट को मत देना, याद रखना किसी और ट्रस्ट को नहीं देना है। ठीक है, अगर मान लो कि ब्रीच हो जाता है तो 115 बीबीआई 30% से टैक्स देना पड़ेगा, कोई भी कंडीशन ब्रीच हो जाता है। अब मान लो अगर मैंने बोला 4 साल के लिए एक्यूमुलेट करना है तो 4th ईयर तक नहीं खर्चा कर पाए तो टैक्स किस साल लगेगा, 4th ईयर पे लगेगा, जो भी लास्ट होगा ईयर उस पे लगेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर मतलब होता है करंट ईयर मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर, तीनों एक ही चीज है। ठीक है, अपने लिए क्या है 2022 से 2023, ये हो गया। अब बात करते हैं कॉर्पस डोनेशन। कॉर्पस डोनेशन तो भैया सीधा बोल दिया लेना ही नहीं है, पहले ही माइनस कर लेना उसको। कॉर्पस डोनेशन माइनस करने के बाद 15% स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो रुपया बचा उसको चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए लगाना है, एक्सेप्ट ये तीन में अपने क्या बोलते हैं डीम्ड एप्लीकेशन। और इन तीन को अगर उल्लंघन करोगे तो 115 बीबीआई 30% से टैक्स देना पड़ेगा। फिर हमने देखा कि चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस मतलब क्या, किस चीज में लगा सकते हैं, कैपिटल में भी लगा सकते हैं, रेवेन्यू में भी लगा सकते हैं। अगर लैंड एंड बिल्डिंग है ना तो परचेज प्राइस लेना, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मत लेना। किसी और ट्रस्ट को डोनेट कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, बट एज अ कॉर्पस नहीं कर सकते, यानी दूसरे ट्रस्ट को एज अ कॉर्पस नहीं कर सकते। लोन रिपेमेंट वाला अभी नहीं समझेंगे, थोड़ी देर बाद पर समझेंगे, और डेप्रिसिएशन वगैरह ये सब वाला जो पॉइंट है इसको अपने पीजीपीपी के बाद देखेंगे। ये पॉइंट देख ला। अच्छा, एक एक्सप्लेनेशन 3 छोटू सा था, क्या बोलता है, रुपया रिपेयर मेंटेनेंस के लिए मिला उसी के लिए यूज करना, तो एज अ कॉर्पस मान लेंगे उसको। अगर तुम उसको एज अ कॉर्पस मान लोगे तो टैक्स नहीं लगेगा उसमें। बस याद रखना किसी और ट्रस्ट को मत देना, सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, और जो पर्पस के लिए बोला गया भैया उसी पर्पस के लिए करना, और 11(5) के मोड में तब तक डाल के रखना जब तक यूटिलाइज नहीं कर लेते हो तब तक। अगर ब्रीच किया तो जिस साल ब्रीच करोगे उस साल उसको डीम्ड इनकम अपने मान लेंगे। तो हमने ये देखा, ये पॉइंट देखा, ये सारे पॉइंट्स देखे। अब फिर हमने देखा 115 बीबीसी एनोनिमस डोनेशन, गुप्त दान। तो गुप्त दान पे लगता है 30% का टैक्स, बट कुछ माइनस कर सकते हैं। क्या माइनस कर सकते हैं, 5% ऑफ टोटल डोनेशन या 1 लाख, ये 1 लाख एक्चुअल फिगर है, ठीक है, विच एवर इज हायर, ये अपने माइनस कर सकते हैं। जो फिगर हमने माइनस की, यानी हमने 3 लाख माइनस किया तो इस पे नॉर्मल टैक्स लगेगा, माइनस करके जो फिगर आया यानी 2 लाख, इस पे लगेगा 30% अंडर सेक्शन 115 बीबीसी। टोटल डोनेशन में क्या लेना है, एनोनिमस डोनेशन लेना है, कॉर्पस डोनेशन लेना है, वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन लेना है, गवर्नमेंट ग्रांट वाला भी कंफर्म नहीं है, जब होगा तब बताऊंगा। क्या नहीं लेना है, अगर ऐसा लिखा है ग्रॉस रिसीव फ्रॉम ट्यूशन फीस तो मत लेना। डोनेशन मतलब क्या होता है, डोनेशन, सिर्फ डोनेशन लेना है, जो भी डोनेशन दिया गया वही लेना है, ट्यूशन फीस डोनेशन नहीं होता है, तो ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। रिलीजियस पर्पस के लिए एनोनिमस डोनेशन पे 115 बीबीसी नहीं लगता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि उस पर टैक्स नहीं लगता है, उस पर नॉर्मल टैक्स लगता है, वो नॉर्मल कैलकुलेशन में आता है। नॉर्मल कैलकुलेशन कैसे होता है आज ही सब बता दूं क्या, नहीं, बात के लिए भी कुछ रखते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यूट्यूब वगैरह पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और जो भी अपने डेमो वाले बच्चे हैं, डेमो क्या कर रहे हो, जाओ इनरोल करो और इनरोल करके कल से क्लास में आ जाओ। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं, उसके बाद लेता हूं डाउट्स अगर है तो, वैसे है तो नहीं डाउट्स, चलो फिर भी ले लेता हूं।